थॉट प्रोसेस नहीं है, मतलब सजेशन दीजिए। बेम्बू में एंट्री करना है, लेकिन कौन सा है अभी वो डिसीजन नहीं किया। अच्छा, मैंने कर दिया है, एक 5-7 एकड़ का प्लांटेशन किया है किया है। आर्टिसन के साथ एग्रीमेंट करके कटंगा। कटन। हाँ बट मुझे उसकी जो कांटे हैं हाँ। तो मैंने उसके कुछ हार्वेस्टिंग प्लॉट्स देखे मिस्टर भूपेंद्र करके यहाँ पे बड़वानी के हाँ। जो कि कटंगा को या आर्टिसन को प्रमोट करते थे, आजकल तो मुझे नहीं पता है। हाँ, अभी नहीं है। हाँ, तो उनके साथ मैं उनके हार्वेस्टिंग जो हो रहा था उस प्लाट पे गया था, तो मुझे लगा था कि ये बहुत टिपिकल होगा, टफ होगा और इसकी हार्वेस्टिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मैं डाइवर्ट होना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो 5-7 एकड़ जो लगाया था तो मैंने इसे सैंपल के लिए लगाया था कि बेम्बू को क्लोजली देखने वॉच करने के लिए। अभी मैंने 50 एकड़ लैंड लिया है, उस पर पूरे में मेरे को बेम्बू प्लांट करना ठीक है। और एवरी ईयर 50 to 100 एकड़ मेरे को बढ़ाना उसको। बढ़ाते जाएंगे। ओके। बट उसका फ्यूचर क्या है, अगर हम इंडस्ट्री लेकर नहीं आते हैं तो सेल कैसे होगा, कहाँ होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये सब चीज़ें एक जहन में है सवाल। मेरे मित्र को कुछ इस्टेब्लिश करना था, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप तुम इसके बाई प्रोडक्ट पे चले जाओ, मैं इसके फार्मिंग पे चले जाता हूँ। एकदम सही सोच रहे हैं, जाना भी चाहिए उसको आगे। इसको काफ़ी है इंडस्ट्री को लेकर के। काफ़ी सारा इतना हो चुका है बातें मार्केट में कि किसान भी कंफ्यूजन में है और जो आगे आकर इंडस्ट्री डालना चाहता है वो भी कंफ्यूजन में है। R&D उसके लिए जरूरी है। हालांकि बेम्बू मिशन का एक जो मीटिंग हुआ था 2 साल पहले इंदौर में हुआ था वो, तो मैंने उसको भी ज्वाइन किया था। तो उसमें सभी बेम्बू एक्सपर्ट्स और ये जो लोग होते हैं सब लोग थे, अपने NGBT और जो वही सारी बॉडी थी। तो तब से मेरे को लगा कि यार बेम्बू कुछ धमाल तो मचाने वाला है। धमाल और कमाल दोनों करेगा, लेकिन उसको अगुवाई करने वाले रहेंगे तो। हाँ, बेम्बू में बातें हो रही है 2016 से। हाँ, लेकिन अभी कुछ हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति ने कुछ अच्छा कर दिया हो और पूरा हिंदुस्तान उसको समझकर बेम्बू में आगे बढ़ जाए, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है। हाँ। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, 16 से अभी तक वो क्या रहा है कि इंडस्ट्रियाँ भी आना चाहते थे, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है और किसान इसलिए लगा नहीं रहा कि कोई इंडस्ट्री नहीं लेने के लिए। तो उस असमंजस की स्थिति में दोनों बैठे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आए जो दोनों का पैकेज लेकर के आए, इधर लगाने का भी अपना और उसको बाय प्रोडक्ट बनाने का भी अपना, तो शायद उसके अंदर कुछ क्रांति आ सकती है। तो ही होगा। बाकी बातें तो सारे एग्रोनॉमिस्ट भी बहुत सारी गाइडलाइन दे रहे हैं और गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, सरकार बदलती है, रुक जाते हैं, गड़बड़े। वो भी एक मन में डाउट है कि अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है और नितिन गडकरी जी इसको काफी अभी प्रमोट कर रहे हैं बेम्बू मिशन को। कल से मोदी गवर्नमेंट हट जाती, कोई दूसरी अदर गवर्नमेंट आती, तो ऐसा तो नहीं हो कि ये सब ठंडे बस्ते में चले जाए। अब नहीं जाएगा वो, इसलिए अब नहीं जाएगा कि बेम्बू की जो लाइन थी, कानून ही बदल दिया है। अब सरकार कोई भी है, अब या तो नया कानून बनाएंगे तो कुछ चेंज होगा, तो कानून इतनी जल्दी से बदलते नहीं है। क्योंकि पहले बांस जो था वो फॉरेस्ट का पेड़ गिना जाता था, तो उसको कोई काट नहीं सकता था, कोई बेच नहीं सकता था, परमिशन लगती थी, लाइसेंसिंग के काम थे, आम किसान से दूर था। इसीलिए भारत में न इंडस्ट्री है न खेतों में बांस है। थोड़ा बहुत मेड़ों पर 1-2 भिर्रे लगे रहते थे ताकि अपनी शादी ब्याह में मंडप बना ले, इतने के काम के थे। सब्जी में टेके लगाने के बस इतना ही काम है। वो सब्जी के टेके वाले भी किसान को खेतों के नहीं है, वो फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट की संपत्ति है, फॉरेस्ट विभाग उनको काट करके 1 साल छोड़ते हैं, वो सूखते हैं, गलते हैं, जो उसमें से बचते हैं उनको अगले साल वो मार्केट में बेचते हैं। ये दौर तो काफी 4-5 साल चला। फॉरेस्ट वालों ने इसीलिए मनाही करी कि हम इसको जंगल में ही रखेंगे, क्योंकि जंगल की आज की तारीख में फॉरेस्ट विभाग की कोई इनकम नहीं है। केंद्र सरकार उनको पैसा देगी तो उनकी तनख्वाह बटेगी और वहाँ पर मेंटेनेंस होगा। तो बांस एक ऐसा पेड़ था जो फॉरेस्ट को अर्निंग दे रहा था, लीगल भी और अनलीगल भी। तो उसको चेंज करने में बहुत सारे फॉरेस्ट अधिकारियों ने रोड़े भी लगाए, लेकिन अल्टीमेट वो हो गया है। अब हम किसानों को और हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलियों को समझना है कि बेम्बू का कैसे वैल्यू एडिशन कर सकें। अब गवर्नमेंट के हाथ में
पाला नहीं है, अभी बॉल हमारे हाथ में है। ओके। गवर्नमेंट केवल इतना कर रही है कि कुछ कुछ जगह सब्सिडी दे रही है पौधे लगाने में, पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगाने में सब्सिडी दे रही है कि आप इंडस्ट्री के लिए आगे आ रहे हो तो लगभग मध्य प्रदेश में तो बैम्बू में 50% सब्सिडी है अगर कोई आप यूनिट लगा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम निकाल दिए। अब सरकार बदलेगी तो होगा क्या कि ये मैक्सिमम होगा कि सब्सिडी का रूल हट जाएगा कि ठीक है बीजेपी है तो अभी सब्सिडी चल रही है, अदर कोई गवर्नमेंट आई तो उनको नहीं समझ में आया कि हमें सब्सिडी नहीं देना, सब्सिडी रुक जाएगी, बांस अब वापस जंगल में नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा। हाँ, बस वही डाउट था कि यार ये वापस जंगल में नहीं, अब वो नहीं, वो कानून में आ गया। और कानून बदलना टेढ़ी खीर है, वो आसानी से होता नहीं। आगे का भविष्य है हिंदुस्तान के लिए, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो वो कुछ 2-3 पॉइंट है ठोस जिसमें एक बांस आता है। अच्छा, क्या क्यों आता है बांस? थोड़ा डीपली हम सबने जाना चाहिए इसमें। बांस इसलिए आता है कि अगर हम समझें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल किस पे रही है, पेट्रोल डीजल सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद में नाम आएगा किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता है उसमें सब्सिडी जो देते हैं। ओनली गुजरात एक राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी पास होती है। तो मध्य प्रदेश की कितनी होती होगी, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी, और उसको इंपोर्ट करना, इंपोर्ट ड्यूटी लगना, और जैसे पोटास है 100% बाहर से आता है, बनता ही नहीं, यूरिया तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बनाते हैं। ऐसे कई सारे फर्टिलाइजर हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्रैश कर रहे हैं। बाम्बू इसलिए आता है उसमें कि ईंधन को अगर हम समझें तो ग्रीन एनर्जी बांस, सीएनजी बना लो, चारकोल बना लो, पैलेट्स बना लो, किसी भी सेक्टर में बैम्बू एनर्जी का काम कर रहा है। बैम्बू के बराबर दूसरों में एनर्जी कम है या जल्दी बनती नहीं है, ये भी सत्य है। बैम्बू एक बार आपने लगा दिया तो चौथे साल से कटिंग चालू, फिर हर साल कटेगा। ऐसा दूसरा कोई सा पेड़ नहीं है जिसको 4 साल में एक बार काट लो हर साल कटे। एक तो समय ही लेगा 15 साल, फिर वापस एक बार काट दिया तो फिर 15 साल। तो वो जो साइकिल बैम्बू बनाता है वैसा कोई पेड़ पौधा है नहीं। इसके बाद में फर्टिलाइजर में कैसे काम में आता है, अगर आप सीएनजी यूनिट पर जाना चाहो, आप सीएनजी को सर्च कीजिए, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है उसमें। वो तो अभी एक ही यूनिट है पुणे के अंदर, बाकी पूरे हिंदुस्तान में होने लगेंगे। अब आगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप काफी पॉजिटिव, आपके कुछ वीडियोस देखे हैं उसके अंदर आप काफी पॉजिटिव। तो कुछ एक गुजरात का एक वीडियो देखा था जो कि 3 यूनिट हमने एस्टेब्लिश चालू किए हैं। एक हलोल में है, गुजरात पावागढ़ और बड़ौदा के बीच में, एक जूनागढ़ में है, और एक हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो ये तीनों इनिशिएट हो चुकी है या अभी पेपर पे ही? नहीं, एक्चुअली ये तीनों बंद पड़े थे, इनको हमने टेक ओवर कर लिया है। अब उनमें हम बैम्बू और गोबर को एंट्री दे रहे हैं। तो उनका फिनिशिंग और रिपेयरिंग का काम चालू, तीनों टेक ओवर कर लिए हैं। बैम्बू जब सीएनजी बनता है तो जैसे खेत से काटा, उसको चॉपिंग किया, चॉपिंग करने के बाद वो फर्मेंटेशन डाइजेस्टर बैग में डलता है। जैसे सरल भाषा में हम कहें गोबर गैस, आप लोगों ने देखा होगा, गोबर गैस का बड़ा रूप, लेकिन थोड़ा सा और उसमें वैल्यू एडिशन होता है। तो गोबर जैसे डलता है ऐसे बांस के चिपिंग किए हुए छोटे छोटे टुकड़े डलेंगे डाइजेस्टर बैग में, उसमें बैक्टीरिया रहेंगे, उसमें टेम्परेचर सेट होगा और वो गैस बनाएगा मीथेन। मीथेन के साथ और भी दूसरी गैसें बनती है। उसके बाद में फिर एक बबल रहेगा जिसमें सारी गैस इकट्ठी होगी। उसके बाद में आपके सेपरेटर रहेंगे कि अलग अलग गैसों को अलग अलग करें, और जलाने के लिए 95% के प्लस मीथेन को एक अलग बोतल में फिलिंग करें। तो उसके लिए फिर कंप्रेशन रहेगा। तो ये बात हुई गैस की। लेकिन जब बैम्बू के चिप्स हम डाइजेस्टर बैग में डालते हैं तो सारे चिप्स गल के खत्म नहीं होते, उससे निकलता है बायो फर्टिलाइजर। जैसे जितना आपने 30% मॉइस्चर वाला बांस डाला, उसका 50% आपको बायो फर्टिलाइजर मिलता है। आपने 10 किलो बांस डाला है डाइजेस्टर में तो 5 किलो बायो फर्टिलाइजर मिलेगा। ये बायो फर्टिलाइजर बहुत बड़ी क्वांटिटी में निकलेगा। हाँ,
तो अच्छा, CNG फर्टिलाइजर में होगा क्या क्या, कौन कौन से कंटेंट होगा? सारे कंटेंट लगभग सारे, अच्छा। NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बैक्टीरिया लगभग सभी कुछ मतलब ये तो ऑल पर्पस हो गया। ऑल पर्पस होता है और दोनों चीजों को सार्थक करता है, आपके एनर्जी को, जैसे पेट्रोल का विकल्प CNG है, बसेस CNG से चल रही है, ट्रैक्टर महिंद्रा ने निकाल दिया CNG से चलने वाला, और 1 जून 2020 से बहुत सारी गाड़ियों ने अपनी डीजल गाड़ियां बंद कर दी और पेट्रोल गाड़ियां चालू कर दी विद CNG किट के साथ। बट अभी जैसे EV आ जाएगी तो फिर तो CNG का डिमांड कम हो जाएगा। हाँ। और कम EV तो बहुत फास्ट आने वाली है। कम होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म तो होने में क्योंकि 25 साल 50 साल लग गया। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक चार्जिंग का एक एरर है, तो वो लोकल डिस्टेंस 300-400 किलोमीटर तक ठीक है। अब जैसे मेरे जैसे जितने व्यक्ति हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मेरा एक महीने का 10,000 किलोमीटर का रनिंग है, 8,000 से 12,000 के बीच में, तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं रख सकता। नहीं, बट जैसे टाटा जैसे ग्रुप आई रहे ना मल्टीपल लोकेशंस पे चार्जिंग पॉइंट, ये सब में समय लगेगा एक चीज। हाँ 10 साल तो ये आएंगे जरूर। 2030 की तो डेडलाइन दे दी है कि डीजल गाड़ियां बनेगी नहीं हिंदुस्तान में, मतलब ये सारे नॉर्म्स बन चुके हैं, नियम बन गए। तो CNG है लॉन्ग टाइम, लंबी ट्रेवलिंग के लिए, और जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आएगा वो हम आम जनता के लिए रहेगा और बहुत सुपर रहेगा, वो स्मूथ रहेगा। जैसे मोरबी एक शहर है हिंदुस्तान में, तो मोरबी में एशिया का सबसे बड़ा सिरामिक का इंडस्ट्री है। जैसे मोरबी सेंटर खड़े रहते हो तो 30 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर इतने ग्राफ में इंडस्ट्री है, और वहां पर पूरा कोयला चलता था एनर्जी के लिए। तो गवर्नमेंट ने वहाँ प्रमोशन किया, कार्बन क्रेडिट दिया उनको कि कोयला जलाना नहीं है, धीरे धीरे कोयले का रेट बढ़ाया, CNG को सब्सिडाइज किया। तो पूरे मोरबी में अभी 70 से 80% जो इंडस्ट्री है सारी की सारी CNG में चल रही है एनर्जी को लेकर के। ऐसे कई सारे एनर्जी सेक्टर, जैसे हमारे यहाँ पीथमपुर है, तो पीथमपुर में कोयला भी यूज होता है। अभी 1-2 हमारे मित्र हैं, उन्होंने व्हाइट कोल पैलेट्स को इंट्रोडक्शन कर दिया है, और कहीं कहीं CNG भी यूज हो रहा है। इंदौर महानगर पालिका का जो महिंद्रा CNG बना रहे हैं, वो पंप भी लग गए हैं और वो इंडस्ट्री को भी सप्लाई कर रहे हैं, जो वेस्ट से CNG बना रहे हैं। तो एनर्जी में बाम्बू काम करेगा और फर्टिलाइजर में भी बाम्बू काम करेगा। तो एक नाम है बैम्बू जो भारत की इकोनॉमी को ऊपर ले जाएगा। बट अभी इसका जो इथेनॉल है, इथेनॉल तो कितना 20% की परमिशन है ना अभी उसकी, तो ये और बढ़ेगी या नहीं बढ़ा सकते इसको? 20% बहुत है। 20% क्यों बहुत है कि आप पूरे भारत का डीजल का कंजम्पशन देखोगे तो कम से कम पर डे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनने वाले 500 यूनिट चाहिए, तो 20% की पूर्ति होगी। नहीं, बट EV और CNG आने के बाद तो इसका कंजम्पशन कम होगा। तो इसीलिए 20% रखा है कि उधर से डीजल कम करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, तो ये बढ़ा सकते हैं ना, मतलब हाँ, बढ़ा 20% सकते हैं, रेशो को इंक्रीज कर बढ़ा सकते हैं। कई सारे देशों ने डीजल लेना बंद कर दिया, इथेनॉल को ही फाइन ट्यून करके ग्रीन एनर्जी में काम मिलेगा। तो जितने शुगर फैक्ट्री है भारत में, उनमें से जो आगे आ रहे हैं वो इथेनॉल प्रोसेस करना चालू हो रहे हैं। लगभग 15% शुगर फैक्ट्री अभी स्टार्ट हो चुकी है या इनिशिएशन ले चुके हैं वो स्टार्ट करने के लिए इथेनॉल में। और हिंदुस्तान का पहला यूनिट डल रहा है नॉर्थ ईस्ट में इथेनॉल का, जो 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल प्रोसेस करेगा, जिसमें 2 लाख टन के ऊपर नीचे बांस लगता है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में बांस है। दूसरे यूनिट की प्रमोशन हो रहा है, बातें हो रही है बड़वानी, धारिया, अलीराजपुर, ये 3 सेक्टर में से एक जगह आएगा। आवंटित हो गया है, पेपर पे आ गया है, अब वहां पर लोकेशन देख रहे हैं कौन साथ में ज्वाइंट वेंचर में आकर के यूनिट लगाएगा। आगे यहाँ तो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये रूरल एरिया है, इसलिए यहाँ पर अवेलेबल भी कराएंगे, किसानों को प्रमोट भी करेंगे। बट इट विल टेक अनदर 4 to 5 years। अगर आज से इस पे काम कम से कम 3 साल लगेंगे। तब तक वो सर्वाइव कैसे करेंगे?
अगर वो यूनिट लगा दिया, यूनिट लगा करके बड़ा करने में 1.5 साल 2 साल लगते हैं। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट टाइम उसका 1.5 साल। लगभग वो 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 120 CR का प्रोजेक्ट है। उसमें यहाँ पर जो है ये 60,000 लीटर पर डे का प्रोसेस का है। उसमें 1 लाख टन बाम्बू लगेगा। साल मॉडल पे अवेलेबल होगा ना, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट, तो उस पे अपन चाहे तो जाना अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या मतलब अपने क्वालिफिकेशन क्या होना और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? मैं आपको लिंक शेयर करूंगा जो इनके लाइसेंसिंग के काम करा रहे हैं, तो एक बार मीटिंग भी कीजिए, बाम्बू मिशन से भी आप मिलिए। 2-3 नंबर शेयर करता हूँ मैं आपको। तो एक बॉटम टू बॉटम उनकी रिक्वायरमेंट है। 50 एकड़ ज़मीन आपके पास होना चाहिए, आपका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए कि आप इसको मेंटेन कर सको। आपका बैकग्राउंड देखेंगे, आप क्या हो, अभी क्या कर रहे हो, तो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आपके पास असेट्स है बिजनेस के, आप उसमें लगा सकते हो, साथ में चल सकते हो, ऐसे पूरे वो सर्चिंग तो करेंगे ना। और 50 एकड़ जमीन भी चाहिए, उसके साथ में सीड कैपिटल चाहिए। 30% की पार्टनरशिप मिलेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। वेंचर कैपिटल आएगी, आपकी कैपिटल आएगी जो भारत पेट्रोलियम से, HP से, इनसे ज्वाइंट टाई अप होगा। गवर्नमेंट कुछ मदद करेंगे, तो तीनों का मिला जुला रूप रहेगा। मतलब 4 सेक्शन रहेंगे, एक रहेगा फार्मर, एक रहेगा मिडिलमैन जो वर्किंग पार्टनर रहेंगे, एक जो आपसे इथेनॉल बायबैक करेंगे, और गवर्नमेंट। 4 सेक्टर का ज्वाइंट वेंचर रहेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। फार्मर कैसे होगा इसमें? फार्मर से MOU साइन होगा कि आप बैम्बू लगाइए और हम आपसे बांस इस रेट में परचेस करेंगे। तो उसके लिए FPO बनना चालू हो गए हैं इन तीनों जिलों में, अलीराजपुर, धार और बड़वानी। द्वार प्रश्न करके एक NGOs है, उनको अथॉरिटी दे दी है कि आप इन तीनों 4 जिलों में घूम करके FPO बनाओ और किसानों को बांस लगाने के लिए प्रमोट करो। तो आगे वहाँ पर लाइसेंसिंग के काम चालू हो गए हैं, तो जैसे फाइनल होता है तो एक बायबैक एग्रीमेंट निकालेंगे, गवर्नमेंट साथ में रहेगी कि आप बैम्बू लगाइए, आपसे हम बाबू इस रेट में परचेस करेंगे। शायद मैंने मैसेज डाला था ना 4-5 दिन पहले बांस मिशन का। सीड कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट रहेगा इसमें? लगभग 3 to 5 CR की। अच्छा, उसमें बस हो जाएगा। बाकी लाइसेंसिंग के काम होंगे और पैसा लगाने वाले और ऊपर से लोग आएंगे, क्योंकि नीचे चाहिए वर्किंग मैन, काम करने वाले। लगभग रेट जो खुल रहा है अभी, जो मेरे पास कुछ डेटा आया था, मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपए के आसपास खुल रहा है। नहीं वो अलग अलग निकाल रहे हैं इथेनॉल के लिए। एक्चुअली इसमें थोड़े से एरर चलेंगे बैम्बू में कि कौन से सेक्टर में जाएगा तो रेट क्या रहेगा। जैसे पार्टिकल बोर्ड में आपको 2 रुपए 55 पैसे का टाई अप किया होगा। आर्टिसन ने 2.55। हाँ, अब इथेनॉल का क्या रहेगा कि आप कितने समय पुराना बैम्बू काट करके दोगे, उसकी मेच्योरिटी क्या है, उसमें से इथेनॉल कैसे निकलेगा। तो 4थे साल वाले का 4 रुपए का रेट दे रहा है वो, अच्छा, तीसरे साल वाले का 3 रुपए 10 पैसे, ऐसा कुछ, दूसरे साल वाले का 2 रुपए। एक ही साल में जो एक समय होने के बाद क्या होगा कि बांस आज ही सूट निकला और 1 साल में मेच्योर्ड हो गया, मोटा दिखेगा आपको, लेकिन उसको इसी साल काटना है, आप डिसीजन ले रहे हो तो उसमें इथेनॉल कम बनेगा। वो CNG में ज्यादा अच्छे से काम में आएगा। जो नम रहेगा, कोमल रहेगा, वो CNG में काम करेगा, और जो हार्डनिंग रहेगा, मेच्योर्ड रहेगा, वो इथेनॉल में ज्यादा काम करेगा। तो इथेनॉल के रेट अलग अलग निकाले हैं, 1.5 रुपए से लेकर के 4 रुपए 30 पैसे या 4 रुपए 15 पैसे kg तक का रेट अलग अलग 4 भागों में। आफ्टर 4 ईयर फिर सेम रेट रहेगा? कोई अगर 10 ईयर का भी दे तो उसके लिए भी सेम? हाँ, फिर सेम रहेगा। वो तो बैम्बू आपने लगाया है तो आपको भी दिख रहा होगा कि एक समय के बाद बांस खुद रिवर्स होना चालू हो जाता है, वो सूखने लग जाएगा। आप नहीं कटिंग करेंगे तो वो खुद ही खड़ा खड़ा सूख जाएगा, ग्रीनरी उसकी खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी उस शूट की, वो पर्टिकुलर शूट की। यस। और क्या क्या इससे संबंधित इंडस्ट्रियां है जिनके ऊपर सोचा जा सकता है? एक CNG हो गया, एक इथेनॉल हो गया, हाँ, एक अगरबत्ती स्टिक हो गया। तो क्योंकि क्या है कि आप किस इंडस्ट्री पे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। वैसा ही बैम्बू लगेगा। हाँ। दूसरा लगाएंगे वो भी गड़बड़ है। बैम्बू में ये शुरुआती चरण में डिसीजन चाहिए कि हम कौन सी इंडस्ट्री में जाएंगे तो कौन सा बांस लगाएंगे।
जैसे व्हाइट पैलेट्स वगैरह जो हो गए तो इनके लिए तो बायोमास वाला ही सारा बेम्बू यूज में आएगा। डेंसिटी वाला बायोमास अच्छा, इनके लिए भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। आप एस्पर का टुल्डा का पैलेट्स बनाओगे तो उसका कैलोरी वैल्यू कम रहेगा। ओके। आपने बालकुआ, कटंगा, डेंस वैरायटी का जैसे स्टिक्टस जो लाठी बांस आएगा, पिन होल एक आता है जो पुलिस वालों के पास रहता है, ठोस न्यूटन्स रहता है, वो भी ठोस की गिनती में आएगा। इनका कैलोरी वैल्यू ज्यादा आएगा, लगभग 3700 के प्लस कैलोरी वैल्यू है। तो पैलेट्स में जितनी ज्यादा कैलोरी वैल्यू है वो पसंद करेंगे पैलेट्स वाले। प्लांट जो है पैलेट्स के लगता होगा क्या? अगरबत्ती स्टिक का उससे सस्ता होता है? अगरबत्ती उससे सस्ता। कितने का? अगरबत्ती में अपॉर्चुनिटी है कि आप सिंगल एक टेबल लेके बैठ रहे हो तो 1 लाख रुपए में लगा। वो तो फिर हमें देखना है कि कितनी टेबल है। लेपिंग की टेबल में तो अगरबत्ती स्टिक बनाने की बात कर रहा हूँ। 25 लाख के ऊपर स्टिक एक स्टार्टअप 25 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर जैसे जैसे उसमें आपकी रिक्वायरमेंट हो ऑटोमेटिक मशीनरीज आपकी बढ़ जाएगी और रिक्वायरमेंट जैसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो और 25 में लगभग 12.5 के लगभग गवर्नमेंट का अनुदान है अभी रनिंग है एमपी में। अभी नागपुर में किसी ने लगाया शायद ना उसका अगरबत्ती स्टिक का प्लांट जो है। नागपुर में हमारे मित्र हैं, वो एक महिला है जो साइंटिस्ट थी, तो उन्होंने मैत्री करके यूनिट डाला है अगरबत्ती स्टिक। और उनकी कुछ अच्छी बातें जो है वो मैं बतला रहा हूँ। आसाम से वो बांस खरीदते हैं 6 रुपए किलो टुल्डा, और नागपुर पहुंचते तक उसका भाड़ा लगता है 7 रुपए किलो। सोने से गढ़ी हुई है। तो 13 रुपए किलो में भी जो उन्होंने इंडस्ट्री चालू करी है, मतलब अभी किसान को खेत पे 13 रुपए केजी दोगे तो कितना रेट अच्छा है। 13 रुपए किलो में जो उन्होंने इंडस्ट्री चालू करी है, अभी 6 महीने के ऑन ले रहे हैं वो ऑर्डर कि आज ऑर्डर दोगे तो आज मेरे पास गाड़ी नहीं है अगरबत्ती का, आप 6 महीने बाद वेटिंग में हो, आज लिखवा दो, पेमेंट जमा कर दो तो आपको देंगे। इतनी डिमांड है। मैंने एक आसाम के कोई है, नाम भूल रहा हूँ, उनका वीडियो देखा था। वो बेम्बू स्पेशलिस्ट मतलब इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छा बड़ा काम है उनका बेम्बू इंडस्ट्रीज में। उनका ऐसा कहना था कि हमारे यहाँ अगरबत्ती स्टिक जो बनाते हैं तो उसकी लागत में इतनी ज्यादा आ जाती है कि उससे कम में तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को अभी हमने बोले सजेस्ट किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। बढ़ा दी है 2 साल हो गए इसको। अच्छा। पहले 72 रुपए पर केजी में स्टिक मिल रही थी। हमने खुद ने बोरलाई में यूनिट लगाया है, भैया विजिट कराएंगे आपको। 72 रुपए केजी हम परचेज कर रहे थे, आज 120 रुपए केजी में नहीं मिल रहा है इंपोर्ट, वो बढ़ गया। और ये कितने में परवड़ता है? यहाँ क्या कॉस्ट आ जाती है? बोलो बाद में थोड़ा बात करेंगे, फोन उठाना बाकी। जो मैत्री वाले मैडम जो है उनको उनका इन हाउस कास्टिंग कितनी जा रही है मैंडेट? मैं नंबर शेयर करूंगा आपसे, चर्चा कीजिए ना, लगे तो एक विजिट करके आइए। हाँ कर लेंगे, साथ में चल करेंगे आप। और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्लान जब भी करेंगे, आपका प्रयोग रूट करेंगे, होगा उसके हिसाब से शेयर कर लेंगे। लगा के बोलते हैं। पैलेट की रेट का कॉस्ट कितना पड़ेगा? पैलेट छोटे बड़े चालू होते हैं, लेकिन मैंने जो सर्च करके घूम के देखा है, बेम्बू में पैलेट्स में जाएंगे तो आपको यूरोपियन या जर्मनी मशीनरीज ही हायर करने पड़ेंगे। लोकल में जैसे गुजरात में भी बना रहे हैं काफ़ी सारे, एक मित्र हैं हमारे इंदौर में जो सप्लाई करते हैं, धनगर जी हैं, उनका 200 टन पर मंथ की खपत है उनकी पैलेट्स की, देवास और आसपास का। तो वो जहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ अभी मूंगफली के छिलके या एग्रीकल्चर जो वेस्ट है इनसे वो बना रहे हैं, लेकिन बेम्बू से जैसा जाते हैं तो ये मशीनरीज काम में आती नहीं। ये मशीनरीज तो है समझ लो 20 से चालू होकर के 1 CR के बीच में, लेकिन इसमें जो बॉन्डिंग चाहिए बेम्बू के अंदर आता है सिलिका, जैसे पाइप, बेम्बू का जो पाइप है उसके अंदर सफेद छाल जो आती है उसमें सिलिका रहता है, बाहर का जो रहता है वो हार्डनिंग चमड़ी रहती है, जो बाहर की चमड़ी है, तो ये चिपकने नहीं देता है। पहले आपको पैलेट्स में जाना है तो क्रश किया, क्रश करने के बाद डस्ट बनाया, डस्ट बनाने के बाद आपको बॉन्डिंग करना है, तो ये चिपकने नहीं देगा, बॉन्डिंग नहीं होने देगा, तो उसको बॉन्डिंग सिलिका नहीं को अलग करना पड़ेगा। तो उसकी मशीनरीज अभी हिंदुस्तान में मैंने सर्च किया, मुझे नहीं दिखा था। और हमारे साथ में जो तिवारी जी हैं NTPC से, वो भी पैलेट्स में आगे साइजेबल
करने जा रहे हैं, तो हमने जो समझा, भैया ने भी जो डेटा दिया, तो उन्होंने ये बताया कि बेम्बू की पैलेट्स में जाएंगे तो आपको बाहर की मशीनरी को समझ करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट बाहर भी अवेलेबल है कि नहीं? एक व्यक्ति ने अभी शुरुआत करी है हैदराबाद में, हम उसका विजिट करने जाने वाले हैं बेम्बू पैलेट्स के लिए। तो आप कब जाने वाले, आप प्लीज बता दीजिएगा ना, हम भी साथ में होंगे। मैं आपको तिवारी जी के कांटेक्ट दूंगा, ठीक है। तो पैलेट्स के संबंधित स्टार्ट टू एंड सारा आपको समझाएंगे। तिवारी जी जैसे मतलब पैलेट में अपना मतलब मेनली फर्नेस में काम आएगा, बर्निंग में है ना, कोल का सब्स्टिट्यूट है। करंटली जो भी इंडस्ट्रीज है ना, अब मैक्सिमम एनटीपीसी में अगर कोई प्लांट होंगे जिन्होंने पहले कोल पे डिपेंडेंसी पे बना दी, ठीक है, अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर, सारे प्लांट कोल पे डिपेंड है, सारे प्लांट। हाँ, आज की तारीख यस। अब कोल धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, 10 साल के अंदर मान लीजिए कोल इरेडिकेट हो जाएगा। आज की तारीख में बंद कर दिया है, लेकिन विडंबना ये है कि जितने बड़े ये कोल माइनिंग वाले हैं, इन्होंने पुरानी जो माइनिंग है खरीद के रखी है, तो इन्होंने वो एक लगा दिया है नियम कि हम इसको खनन करेंगे वरना हमारा पैसा रुक जाएगा, फलाना ढिमका, हम गर्त में चले जाएंगे। तो ये कुछ समय तक खींचेंगे उसको, वो तो खींचेंगे। हाँ। बट जिससे भैया ने बताया कि 3000 करोड़ का टेंडर, हाँ, ठीक है, और आप एक पॉइंट बोल रहे हैं इसके ऊपर कि खनन वाले इसको खींचेंगे, हाँ। डेफिनेटली वो लॉबिंग इतनी बड़ी रहेगी तो खिंचाएगा ही खिंचाएगा। तो आज अपन जिस ऑब्जेक्टिव से अपन वो प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, कि मान लो एक प्लांट को सेटअप करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पकड़ लेते हैं, है ना, अपन 1.5 ईयर में सेकेंड ईयर में रोटेशन पे आते हैं। क्या बाय द टाइम जब अपना प्लांट ऑपरेशन में आएगा तो क्या वो प्रोडक्ट अपन सेलेबल में रहेंगे? पैलेट्स में अगर आप जाते हैं, हाँ, तो मेरे पास अभी आज की तारीख में लगभग 50 से 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो बेम्बू के बाय प्रोडक्ट की यूनिट पे जाना चाहते हैं या बाय प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, वो उनकी श्रृंखला है अपने पास। तो पैलेट्स में भी ऐसे 3-4 व्यक्ति हैं, जिसमें साइजेबल आदमी है विशाल तिवारी, जो मैं आपको नंबर दूंगा। अगर आप अभी कल से पैलेट्स की यूनिट लगाना चाहते हो, आपको स्टार्ट टू एंड पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। एक चीज, अभी हम जहां बैठे हैं बड़वानी, यहाँ और इसके 100 किलोमीटर के रेडिएशन में करीब 500-600 एकड़ में बांस लगा हुआ है, जिसमें से 150-200 एकड़ ऐसा है कि कल कटिंग कर लो। कुछ 3 साल का है, कुछ 2.5 साल का है, कुछ 1 साल का है, कुछ 4 साल हो गए, जिसमें आर्टिशियन वाला भी कुछ आ गया है, क्योंकि फार्मर थक रहे हैं कब माल काटेंगे, और उनका शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कि अगले साल कुछ यूनिट खड़ी करने में देवास वाला एक छोटा सा एक चालू कर दिया है, शायद इस साल काटने भी वाले हैं, काटा था कुछ। तो अभी इंडस्ट्री फार्मर रास्ता देख रहा है कि कौन मेरा बांस उठा ले। तो यहाँ पर अगर आप पैलेट्स की यूनिट लगाते हो, आपको यूनिट लगाने की गाइडलाइन, आपको कच्चा माल दिलाने का प्रोसेस, और तीसरा पॉइंट आएगा कि यूनिट लगाने के बाद बेचेंगे कहाँ, तो पहले ही एमओयू हो जाएगा और पहले ही टेंडर हो जाएगा, आप कहाँ बेचोगे। पैलेट्स की ये स्टार्ट टू एंड पाइपलाइन है मेरे पास। बट अभी पैलेट्स में ये समझना बहुत बड़ी बात है ना कि वो जो सिलिका हटेगा कैसे, और उसकी मशीन सारी चीजें जो जर्मनी की यूनिट्स बन रही है, चाइना में दिए हैं, वियतनाम में दिए हैं पैलेट्स, हिंदुस्तान में बाम्बू का पैलेट्स नहीं बन रहा है, हिंदुस्तान के बाहर तो बन रहा है ना, और काफी समय से बन रहा है। तो पूरी प्रोसेस है वो सिलिका का छिलका कैसे निकालना और कितनी डेंसिटी पर प्रेस करना, ताकि ये जो कैप्सूल बनेगा टूटे नहीं, क्योंकि ट्रेवलिंग करेगा उसमें टूट गया तो वो बुरादा बन जाएगा, फिर वो किसी के काम का नहीं। और एक्सपोर्ट पैलेट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अभी हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है, अभी एक्सपोर्ट होना तो दूर की बात है, आप बना लोगे, आपको रेट मिल जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन अभी एनटीपीसी ने टेंडर निकाला है, दालमिया सीमेंट ने टेंडर निकाला है, उन्हीं को चाहिए ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया है आप इसमें 15% स्टार्ट कर ही दो, 2021 से स्टार्ट कर दो। पैलेट्स है नहीं तो उनको भी चांस मिल रहा है कोयला यूज करना। धीरे धीरे विकल्प दे रहे हैं कि आप व्हाइट कोल पे आ जाओ। 7 से 8 रुपए केजी का रेट ओपन किया है उन्होंने अभी भी, हमें दे दो आप। तो 7 से 8 रुपए में अगर वो लेंगे पैलेट, तो आज अगर 2-2.5 रुपए 3 रुपए में अगर बेम्बू परचेस करे फार्मर से, ट्रांसपोर्टेशन मिलाए, उनके प्रोसेसिंग करे, तो लैंडेड कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि 7 से 8 रुपए में व्यापारी को पुराएगा क्या इंडस्ट्रियल इसको? क्योंकि साइज बहुत बड़ा है एनटीपीसी का जो वो लेना चाहते हैं, इसलिए शुरुआती चरण में उन्होंने ये टेंडर अनाउंस किए हैं। और 8 रुपए में पैलेट्स बना के दे रहे हो तो आपको कुछ मात्रा मिलती है। साइज अगर बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, तो आपको अच्छा धनराशि मिलेगा इंडस्ट्री में।
अब साइज आपका छोटा है कि आप एक दिन में 10 टन 12 टन बना रहे हो, तो ये बहुत छोटा साइज होगा। उनको तो सैकड़ों टन हजारों टन में रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको डोमेस्टिक में देना है। जैसे देवास है, पीथमपुर है, या ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का रेट आज 13 से 14 रुपए होगा केजी का। जो इंडस्ट्री ले रही है 13 साढ़े 13 रुपए केजी में ले रही है पैलेट्स, उनके साथ आपको इक्विपमेंट भी देना पड़ता है। जो हमारे मित्र एनर्जी कर रहे हैं वो साथ में इक्विपमेंट फिट करते हैं कि वो डीजल की बजाय या ऑयल की बजाय या सीएनजी की बजाय पैलेट्स फायर होते रहे एक, तो उनका जो ईंधन का जो सोर्स है वो कंटिन्यू एक समान रहे। तो उसका एक छोटा यूनिट लगता है जिसमें पैलेट्स फायर होते रहते हैं, फिक्स वो एक टाइमिंग सेट रहता है। उस हिसाब से वो आप डोमेस्टिक में अगर छोटा यूनिट लगा रहा तो डोमेस्टिक में बहुत डिमांड है। मैंने आपको शायद बतलाया बात करते करते कि एक महीने का इंदौर का खपत एक जो व्यक्ति है वो 200 टन बेचता है। तो ऐसा केवल एक धनगर जी नहीं है, और भी पैलेट्स बेचने वाले होंगे इंदौर के आसपास। बट वो बेम्बू वाला नहीं बेच रहे ना, वो तो नहीं देंगे तो बेचेंगे ना, उसमें तो कैलोरिक वैल्यू अच्छी है। और बेम्बू का फायदा ये है, इंडस्ट्री क्यों एक्सेप्ट करेगी, जब जलता है तो नीचे एस कम मिलता है। ओके। दूसरे में जैसे मूंगफली का छिलका है, उसमें कुछ तेलीय चीजें रह जाती है। कई सारे व्यक्ति लकड़ी के डस्ट का बना कर देते हैं, तो कहीं बबूल की लकड़ी आ जाती है, उसका भी डस्ट आता है। तो जलने के बाद नीचे प्लेट पर तेल तेल रहता है, उनको मेंटेनेंस ज्यादा लगता है इंडस्ट्री को। तो 1 रुपए ज्यादा देना या थोड़ा एरर होना भी पसंद करेंगे अगर बाद में जलने के बाद मेंटेनेंस नहीं है। जैसे कोयले का जलने के बाद जो ऐश बच जाता है ना, उसको वो भी फर्टिलाइजर में काम फर्टिलाइजर में भी काम हाँ। आता है, प्राइमेंटर में भी हीटिंग के पर्पस में हाँ। काम आता है, और अदर इंडस्ट्रियल ब्रिक्स में काम आता है। हाँ। Correct। अब जब बैम्बू हीट होता होगा, बैम्बू के पैलेट हीट होते होंगे, तो उसका फ्लैश जैसे मान लिया मिनिमम क्वांटिटी बच जाती होगी, मान लीजिए जो कोल 80% बचता होगा बर्निंग में, वो ये 40 30 50% बचता होगा। तो इसका ऐश कुछ काम में आता है। फर्टिलाइजर में तमाम तरह के बायोमास का एस काम में आता है। और बायोफर्टिलाइजर ब्रिक्स उसमें मैंने ट्रायल नहीं किया है, लेकिन काम में उसमें भी आएगा। काम उसमें एक लकड़ी का ही विकल्प है, ये फाइबर है, इसमें सब जलेगा तो एस जो बचेगा लकड़ी का ही विकल्प निकलेगा। जो एनर्जी सूर्य से गेन किया है वो कार्बन ही गेन किया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो काफी सारा बेम्बू लगा हुआ है, फिर वहाँ पर कितने ऐसे प्लांट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कुछ रीजन है क्या? सबसे पहला मैंने आपको बतलाया था कि जो फॉरेस्ट डिवीजन है वो चाहता ही नहीं था कि बांस किसी और के हाथ में दे। फॉरेस्ट की पहली इनकम और बड़ी इनकम बांस है, दूसरी चीजें काट के बेच ही नहीं सकते, नियम में ही नहीं है, पेपर से हटा दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट का जितना बांस था उसके टेंडर होते थे, पूरे भारत में ट्रकें जाती है, आती वहीं से, जितने का बांस नहीं उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट लगता है। लेकिन जितने में भी आ रहा है, आज वहां का रेट है 1 रुपए से 1.5 रुपए किलो का थोक का, ट्रक लोडिंग का, और बल्लियों का नग से अलग अलग रेट है। तो ये पैसा तो वहाँ फॉरेस्ट डिवीजन को मिलना है ना, गवर्नमेंट को। हाँ, मतलब वहाँ प्राइवेट किसी के पास नहीं है, सब जो भी है फॉरेस्ट के अंदर है। वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लगी है 1-2, लेकिन उन्होंने जब वहाँ इंडस्ट्री लगाई और बाहर लकड़ी के विकल्प हैं, तो वो इंडस्ट्री लगने के बावजूद उनके बाय प्रोडक्ट जो बाहर जाते हैं वो रेट और इसके कंपैरिजन में नहीं। जैसे एसएस इंडस्ट्रीज जो है वो फर्नीचर बनाते हैं, बिग पार्टिकल को जॉइंट करके फर्नीचर बनाते हैं। अभिषेक, ये अंदर कुछ होंगे ना बैम्बू के प्लाईवुड वगैरह, बैम्बू का सारा जो 2-3 आइटम लेंगे ESS के नाम से जो ऐसे 3 लोग हैं वहाँ पर। तो साइज छोटा है, करते उतना ही है, और कुछ एक्सपोर्ट करते हैं जहां से उनको पैसा परवड़ता है, बाकी जा नहीं पाते हैं, क्योंकि रेट भी कंपेयर होने को चाहिए। ये इधर रेट भी कंपैरिजन में चाहिए ना। अब ऐसा प्लाईवुड इंदौर में कहीं मिलेगा नहीं, ये बांस का प्लाईवुड है। ये पीछे जो प्लाई लगा है ये, और ये कंपैरिजन में ये 3 गुना ज्यादा चलेगा। आर्टिसन बनाता ना, शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कर ही रहे हैं ना, 8 साल हो गए। लफड़ा इतना ही है कि शुरुआत अभी हुई नहीं है। तो अगर उसको इतना टाइम लग रहा है इसका प्लांट एस्टेब्लिश करने में, तो अगर हम इस प्रोसीजर में आए तो क्या हमको भी इतना ही टाइम लगने वाला है?
पूरी R&D एक बार चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, कल प्लांट लगा दो, परसों हम आपका बाय प्रोडक्ट ले लेंगे पैलेट्स का। समझ में आना चाहिए ना मुझे करना क्या है। ये तो मुझे पौधे ही केवल बेचने में बात अलग है, मतलब ये सारी चीजें हैं। दिवोपम जिसमें मिला हुआ वो भी इंटेलिजेंट पर्सन है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने विदाउट एनी R&D या इंफॉर्मेशन गैदर किए बगैर स्टेप ले लिया हो। चालू करना चाहिए ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा। आप जैसा व्यक्ति जो उनसे मिल चुका है, उनका सुन करके पास लगा चुका है और अभी यू टर्न लेने की सोच रहा है। हाँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें कांटे कटंगा है। और दूसरा लगाओगे तो मुखर्जी आपका बांस लेंगे नहीं। हाँ, वो दूसरा लेंगे नहीं, उनकी मतलब अल्टीमेट आप मुखर्जी से दूर हो रहे हो ना, बांस से थोड़ी ना दूर हो रहे हो। हाँ, बांस से दूर हो रहे हो। तो इसीलिए तो आज इसके ऊपर पूरा थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं कि यार 50 एकड़ का लगाना है और उसको स्केल करना है बड़े स्केल पे, तो कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। अदरवाइज मेरे पास लेबर सी 2 प्लाट लगे हुए हैं, एक बल्कुआ का प्लाट लगा हुआ और एक कटंगा का प्लाट लगा हुआ है। मेरे को लेबर मिलेगी नहीं कटंगा काटने के लिए, नहीं मिलेगी है ना, तो बल्कुआ काटने के लिए चली जाएगी। एकदम सही पकड़ा। तो उस स्टेज पे जाकर के मैं बैक हूँ, उससे अच्छा आज ही कुछ सोच आज ही निर्णय ले। एकदम सही बात है। उनकी सोच और उनका प्लान गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने समझा है ना, ये जितने पेपर वर्क, जितने झांकी मंडप दिखाना है, ये ग्राउंड की रियलिटी से कहीं दूर है। बाहर दिखाना है कि हम हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बाहर से साइजेबल फंड आए और फिर हम यूनिट डालें, तो ये किसानों के लिए तो आज लालीपाप है ना। ये पूरा प्रकरण ये है, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने बांस के बारे में ये मेरे को फील आया था कि ये हकीकत है, फंड का इशू है, ये हकीकत है। MOU आप आज साइन करते हो, 4 साल बाद जाएगा, तो 4 साल बाद की मिली का डिफरेंस होगा। हाँ, उसमें एस्केलेशन क्लॉज है। नहीं, वो MOU का पेमेंट तो इतना कम रखा है, ₹2.55 जो है ना, वो कुछ पेमेंट ही नहीं है। एटलीस्ट ₹4 में कम से कम बिकेगा। तो ₹2.55 जो अभी आप हाँ। कर रहे हो आज, 4 साल बाद अपन उसको सेल आउट करने पे आते हैं, उस 4 साल के बाद वो तो कहीं ज्यादा रेट रहने वाला है उसका। हाँ, वही बात करो। जो भी बायबैक एग्रीमेंट करेगा वो क्या सोच के करेगा कि मैं लॉस में नहीं जाऊं। हाँ, मिनिमम वैल्यू पे करेगा। मिनिमम कितना? और किसान हमेशा इसीलिए रुका रहता है कि मेरे से कोई बायबैक एग्रीमेंट करे तो लगो, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए तो MOU करके रखा है। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन किसान को इतनी सारी ठोकरें लग चुकी है, वो भी सोचता है कि मेरे साथ कोई उंगली पकड़ने और वाला देखो, नहीं आज अपन 50 एकड़ या 500 एकड़ का सोच रहे हैं तो अपन कुछ भी सोच सकते हैं, प्लांट का भी सोच सकते हैं, लेकिन बेचारा एक जो किसान है जो 2-5 एकड़ पे लगा रहा है, वो तो ये सब चीजें सोच नहीं सकता ना। तो उसकी तो मजबूरी है कि उसके पास कोई बायबैक करने वाला हो तो ही वो लगाए, है ना। वरना बातें तो बहुत हुई, सागवान को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आज सागवान की खेती के लिए खड़े हुए हैं। सही बात है। इसीलिए मैंने जब कुछ समय पहले बांस को बोलना चालू किया, पहले मैंने सीखा, समझा, और पहले मैं बायर लेके आया, बाद में मैंने बोलना चालू किया। हम बांस बना रहे हैं 2016-17 से, गवर्नमेंट के टेंडर हैं और बाम्बू मिशन में हम पौधे सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट 1 साल हुआ है बांस को बोलना चालू किया मैंने। पिछले फर्स्ट लॉकडाउन से मैंने समझा और ये पाया कि बांस की आवश्यकता है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को नहीं, एटलीस्ट पृथ्वी को आवश्यकता है। मेरा पौधा बेचना या आपके लिए बाय प्रोडक्ट का कोई आदमी ला करके देना, उस पर हमारा किसान पाठशाला का फोकस नहीं है। हम जो फोकस कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। उसमें एक कुछ हमने मॉडल्स निकाल दिए। जैसे आप अगर 50 एकड़ का बैम्बू लगा रहे हैं, तो लगाना आपको बैम्बूज है, लेकिन आप उसको और वैल्यू एडिशन में जा सकते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन पार्क के थ्रू जा सकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट के साथ 1000 एकड़ में हम अभी एंट्री करने वाले हैं, प्राइवेट किसानों के साथ एंट्री कर रहे हैं। कुछ मैं परसों जो था रायपुर इसी के लिए गया था, ऑक्सीजन पार्क के लिए। तो ऑक्सीजन पार्क इन द सेंस कि आपको बैम्बू तो लगाना चाहिए। आपने बैम्बू लगा दिया, उदाहरण के लिए 12x6 पर खेत में 2-3 साल उसमें अंतर्वर्ती फसल ली। अब बाद में क्या होगा कि केवल बाम्बू पकेगा और बाम्बू काट के बेचना है, या तो आप इंडस्ट्री लगाओ या किसी को सेल कर दो, इतना ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन पार्क में गए, उसका पूरा मॉडल बनता है। हिंदुस्तान का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है ऑक्सीजन पार्क का। तो उसकी एक थीम है कि ऐसे पेड़ पौधे जो सबसे ज्यादा गर्मी को सोखे, कार्बन को सोखे
ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट करे, तो उसमें पहला नाम आता है बेम्बू, वो प्लांटेशन हो उस जगह पर। दूसरा, ऑक्सीजन पार्क का नाम आता है तो पब्लिक के जहन में आता है कि एक ऐसी जगह जहां ह्यूमन बॉडी रुक सके, समय बिता सके, उसकी ब्रीदिंग के लिए अच्छी चीज है। ऑक्सीजन इन द सेंस कि संपूर्ण जीवन हो गया, उसके बगैर तो कुछ है नहीं, लास्ट है। तो ऐसी जगह जहां हम समय बिता सके। तो दूसरा पहलू ये है, एक तो ये हुआ कि हम खेती कर लें वहां पर, तो खेती होगी, बांस लगेगा, कट के बिकेगा, वैल्यू एडिशन होगी। वो तो कुछ साल ही होगी, 2-3 साल होगी उसमें, बस इंटरक्रॉपिंग होगी। हाँ, इंटरक्रॉपिंग। ऑक्सीजन पार्क में इंटरक्रॉपिंग कम होगी, ओके, लेकिन बेम्बू की खेती तो लाइफ टाइम हो गई, एक बार लग गया। दूसरा पहलू है वहाँ आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी, हीलिंग, स्पिरिचुअल पार्क, और साइज अगर बड़ा है, पहाड़ियाँ हैं तो ट्रैकिंग, फार्मर एजुकेशन, किसान पाठशाला वहाँ पर रहेगा जो रेसिड्यू फ्री पर किसानों को गाइड करना, फार्मर जो पकाते हैं आसपास के उनका रेसिड्यू बायबैक करना, ऑर्गेनिक मॉल, ये सारी चीजें उस ऑक्सीजन पार्क में आती है। केवल इतना ही नहीं है कि हमने खेती करी तो 100 एकड़ का बांस लगा दिया, उस 100 एकड़ की डिजाइन ऐसी होगी कि कुछ कुछ कॉटेज बनेंगे, वहां पर ये सारी चीजें होंगी। वो किस शहर से कितनी दूर है उस हिसाब से उसमें लगभग 21 हमारे ऐसे पॉइंट हैं जो सिलेक्टेड है, और बाकी के पॉइंट है जो मॉडिफाई होते हैं कि साइज छोटा है तो वहाँ कम चीजें रहेगी, साइज बड़ा है तो और चीजें एड ऑन हो जाएगी। जैसे अभी सिनेमा का क्रेज खत्म हो गया लॉकडाउन आने के बाद, तो जो साइजेबल ऑक्सीजन पार्क है जो राजस्थान में हमने वहाँ के जो जयपुर के राजघराना है उनका 2000 एकड़ का प्लान हमने दिया है, उनकी जो लैंड है, तो वहाँ पर होम थिएटर रहेगा। होम थिएटर इन द सेंस कि हम घर में रखें, लेकिन वो ओपन थिएटर रहेगा। मैं होम थिएटर बोल गया, गाड़ी लेकर के आप गए हैं, सामने स्क्रीन है, आपको हेडफोन मिल गया, गाड़ी में बैठे आप, एंटरटेनमेंट जोन भी रहेगा, ट्रैकिंग जोन रहेगा। तो एक व्यक्ति ऐसी जगह पर जाए जहां उसके शरीर का पूरा शुद्धिकरण हो जाए, उसके साथ में वहां पर अगर सही स्टेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड गुरुकुलम भी वहां पर रहेगा। तो ये ऑल ओवर इंडिया, हम पैन इंडिया इसको प्लान कर रहे हैं। बट उसके लिए ग्राफ में चेंज करना पड़ेगा कि 12 बाय वो 6 फिर डिजाइन पे पूरा हम देंगे, मतलब आपका लोकेशन, जगह कहाँ की है, वो खेत का साइज का पूरा मैप मिलेगा, वहां से नियर बाय कनेक्टिंग कैसे है, तो उस हिसाब से डिजाइन बनेगा। और वहां पर कितनी चीजें रहें, साइज जितना बड़ा है, वहां का लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर है, उतनी चीजें ही वहां पर रहेगी। तो फिर उसके लिए जैसे मान लो आज 500 एकड़ पे अपन प्लान करें, तो 500 एकड़ पे अगर ऑक्सीजन पार्क प्लान करने जाएंगे तो उसका जो ड्राफ्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आपको उसमें अंदर वो उसके हिसाब से डिजाइन बनेगी अलग अलग। तो उसमें प्रोडक्शन में तो कमी आएगी, प्रोडक्शन की कमी आएगी आपकी 20 से 25%, क्योंकि 70% तो हम बेम्बूज रखने वाले हैं। ऑक्सीजन पार्क जितना भी बनेगा, जो मेन थीम है, 70% बेम्बू रहेगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, रोड रहेंगे, और जो मड बाथ की थेरेपियां जो रहेगी उसके लिए जगह छूटेगी। सर्कुलेशन स्पेस और स्पेस तो 70% तो बेम्बू रहना ही है। अब 70% बेम्बू करने के साथ साथ, उदाहरण समझना, आपने 100 एकड़ का बेम्बू प्लांटेशन सोचा, जिसमें 70 एकड़ में बेम्बू हुआ, 30 एकड़ जगह छूट गई। अब वो 30 एकड़ जगह ऑक्सीजन पार्क के तहत और कितना वैल्यू एडिशन करेगी। जैसे रायपुर का आप सर्चिंग करेंगे तो वहां पर एक मड बाथ होता है, एक दिन का 3000 रुपए पेड करते हैं एक व्यक्ति से। किसान के पास संभव है, अभी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा वो मॉडल क्रिएट करेगा तो ये सारी चीजें होगी। आयुर्वेदा के वहां पर कॉटेज रहेंगे, पंचकर्म वहां पर होगा, तो ये उसके साथ साथ एड ऑन है। केवल आप बांस पर ही आश्रित नहीं रहे, बांस तो एक हो ही गया है, और अब जब 500 एकड़ आप करेंगे तो वहां कम से कम 2 इंडस्ट्री रहेगी आपके बांस के वैल्यू एडिशन करने वाली। या तो आप लगाओगे या हम आपको इंडस्ट्री अवेलेबल कराएंगे, जैसे पैलेट्स है या सीएनजी है या हस्तकला वाले कुछ लोग आकर के वहां रहेंगे। जैसे ये चीज बन रही है हस्तकला की, ये बेम्बू स्पीकर है, ये हस्तकला के सब बनाए हुए हैं, तो ये व्यक्ति भी वहां पर रहेंगे। तो 500 एकड़ साइज अच्छा है, तो एक 5-10 एकड़ में ये 3 एकड़ में ये चीजें चलेगी, 2 एकड़ में चीजें चलेगी। नहीं ये तो वैल्यू एडिशन मल्टीपल होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे उस 3 एकड़ 4 एकड़ या 6 एकड़ जो भी ऑक्सीजन पार्क होगा, उसके चक्कर में मेरे को तो पूरा 500 एकड़ पे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ जाएगा, तो मेरा प्रोडक्शन कम निकल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 500 एकड़ का डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। अच्छा,
जितने में बैम्बू होगा वो तो वैसे होगा, लेकिन फिर उसमें डिजाइन होगा कि ये कॉटेज कहाँ रहेगा, तो वो डिस्टेंस हो गई, वहाँ पर पाथ हो गया। इस कोने में मड बात रहेगा तो वो एक जगह छूट गई वहाँ पर। मतलब वो आपने कोई 10-20 एकड़ का एक मॉडल बनाया हुआ कि और उसमें ही जो प्ले करना है, बाकी सब तो पूरे 500 सपोर्टिव एकड़ है। है। वो एक एडवेंचर पार्क जैसा रहेगा। हाँ। 500 एकड़ है तो साइज अच्छा है, साइज। वो उसमें वैसे ही पूरी डिजाइन होंगी। अच्छा, अब जैसे मेरा जो लैंड है वो पूरा रिमोट एरिया में है, पुनासा तहसील के अंदर है। हाँ, हाँ, सनावत से आगे 30-35 किलोमीटर पे। सनावत से 35। हाँ, ओके। पुनासा तो 40-45 है, पर मेरा जो लैंड उससे थोड़ा पहले ही आ जाता है। ओंकारेश्वर से कितना रहेगी? ओंकारेश्वर के बाद तो सनावत जाते हैं, हाँ। और सनावत से फिर लेफ्ट टर्न लेकर के टोटल 50 किलोमीटर ओंकार जी से। ओंकार जी से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पर बेल्ट है पूरा। तो उस बेल्ट पे तो ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज जो बड़े शहर है आसपास वो तो या तो इंदौर है या फिर खंडवा है, ये जो कि वहाँ से दूरी पर है। तो अगर इतनी दूर ऑक्सीजन पार्क को प्लान किया जाए तो मेरे ख्याल से वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि नियर टू सिटी होगा तो कोई भी वीकेंड पे चले जाएगा। सही बात है। डिस्टेंस पे होगा तो वो सक्सेस वो नहीं। एक तरीके से सोचना सही है। आप अगर गूगल पे डालेंगे एग्रो टूरिज्म, एक आदमी का नाम निकल के आएगा, कानसिंह निर्वाण। ओके। अभिषेक, पानी का बोले। आप लोगों का भी यही टॉपिक था, लेकिन बैम्बू में हम ज्यादा आगे निकल गए। बनाना है, कंटिन्यू करें या उधर आ जाओ? कंटिन्यू करें। ये सभी बनाना से बैम्बू पे शिफ्ट होंगे इन फ्यूचर। आगे का भविष्य भविष्य यही है। या तो शिफ्ट होंगे या कम से कम मेड़ों पर फिक्स लगाएंगे। ये कानसिंह क्या नाम बताया? कानसिंह निर्वाण जैन तीर्थंकर में बोलते हैं ना निर्वाण, उनसे रिलेटेड है। ये हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एग्रो टूरिज्म चालू किया। नॉट फॉर मैप, इस नाम से आपको गूगल मैप पे मिलेगा। नॉट फॉर मैप। 2300 रुपए का इनका शुल्क है एक दिन बिताने का इनके। और ये राजस्थान में सीकर जिला है, सीकर, उससे 17-18 किलोमीटर इंटर में है। और सही से रोड भी नहीं जाता, रास्ते भी नहीं जाते। और पूरा हिंदुस्तान भी वहां पर जाता है, और हिंदुस्तान के बाहर वाले भी आते हैं समय बिताने। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज को प्रमोट कैसे किया, पब्लिश कैसे किया, और किस प्लेटफॉर्म पर आप दिखा रहे हो। तो वो मायने नहीं रखेगा कि कहां पर है, मायने ये रखेगा आपका प्रमोशन कैसा है। और आदमी गोवा जाता है, दमन दीव जाता है, पचमढ़ी जाता है, तो वो नजदीक थोड़ा ऐसा 15 किलोमीटर पे ऐसा तो है ऐसी जगह जहां उनको जाना है। आपकी प्लानिंग अच्छी है, 50-50 एकड़ आगे बढ़ना, लेकिन जो भारत में अभी बैम्बू का जो सरप्लस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वो ऐसा है कि आप पूरा R&D कर लो, जितना समय लगे कर लो, एक भी पौधा लगाओ मत। तो लगाना है तो वन शॉट जंप करो, ताकि उसका रिटर्न आना चालू हो। वन शॉट में क्या होगा कि मुझे लैंड एक वन शॉट परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, खरीद के लगा रहे हैं? अभी समझा लैंड होगी आपके पास। इसकी 10 अगस्त को मैंने रजिस्ट्री बजा दी। अच्छा, लेकर ये बैम्बू के लिए तो वो फिर धीमे धीमे ही होगा, क्योंकि मैं क्या, मेरा काम है रियल एस्टेट का। हाँ। इंदौर में कभी आपने नाम सुना हो, SS इन्फिनिटस टाउनशिप है, वो हमारा ही प्रोजेक्ट है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हम लोग हैं, और SS IMEX, एग्रो वर्ल्ड, इंटीरियो वर्ल्ड, ये सारे हमारी ब्रांच है। तो हमको क्या होता है, जैसे जैसे उधर से टैक्स सेविंग के हिसाब से हमको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। बराबर बात है। तो हर साल कुछ एग्रीकल्चर लैंड लेकर के और उसमें इन्वेस्टमेंट हमको करना है। सही है। तो ये विजन मैंने 5 साल का इसी वजह से बनाया कि अरे एवरी ईयर अगर 50 एकड़ 100 एकड़ भी परचेज किया तो फिर मिलना भी चाहिए, बड़े बड़े चेक मिलना भी चाहिए। जैसे अभी 50-50 एकड़ के 2 चेक ले चुका हूँ, बड़े साइड एक आसानी से नहीं मिलती इतनी आसानी से। और ये 2 चेक भी मेरे को मिले काफी कुछ ढूंढने के बाद, क्योंकि मैंने एक चेक तो पूरा प्लान किया हुआ SPNF के लिए। मैं सुभाष पालेकर नेशनल पार्क में उसको भी पूरा प्रैक्टिस करता हूँ। तो 50-55 एकड़ तो मैंने उसके लिए दे रखा है। और ये 50 एकड़ जो अभी परचेज किया है, ये बैम्बू की अब शुरुआत कर रहा हूँ बैम्बू एकदम। उसमें से 5-7 एकड़ को ट्राई किया था SPNF वाले बेल्ट में भी, तो कटंगा लगा करके, लेकिन अब पूरा बैम्बू पे जाना है। तो स्केल ऐसी
क्रॉप को ही किया जा सकता है जिसमें मेंटेनेंस कम हो, आपका इनपुट कम देना पड़े। सही है। अब एसपीएनएफ तो ऐसी चीज हो गई कि जिसमें आपको इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब लेबर ओरिएंटेड या आपका सुपर समय भी देना पड़ेगा, समय देना सुपरवाइजर भी पड़ेगा। चाहिए। तो वो 50 एकड़ पे करते रहूंगा, बाकी बैम्बू को अब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब मेरे साथ चैलेंज क्या आ रहा है कि आज मैं 50 एकड़ लगा दूं, हाँ। 4 साल या 3 साल बाद ये 50 एकड़ का हार्वेस्टिंग वाला मोड आ जाएगा, है ना। लेकिन जो अगले साल 50 एकड़ लगाऊंगा उसका तो उसके अगले 4 साल बाद आएगा। इसलिए मैंने बोला हाँ। कि आप R&D करो और वन शॉट करो, क्योंकि बाद में जो बायोमास मिलेगा वो टुकड़ों में नहीं टुकड़ों में मिलेगा, मिलेगा। साइजेबल बायोमास मिलेगा। हाँ। तो आप किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट करो या खुद यूनिट लगाओ, तो वो प्लानिंग लेकर के कर सकते हैं। फिर हाँ। टुकड़ों टुकड़ों में प्लानिंग देने में भी दिक्कत है, हमको भी बनाने में तकलीफ है। लेकिन क्या होगा बलराम भाई, 50 एकड़ अगर एक जगह प्लान कर भी लिया है ना, तो अगेन वापस से 150 एकड़ उसी बेल्ट में मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी जरूरी है। तो वो तो जाना तो कहीं दूसरी, अभी जैसे अगले बेल्ट चक मैंने वहाँ पर देखा है। कैसा होगा, जैसे भैया आपके साथ इंटरेस्टेड है यूनिट लगाने में, हाँ। तो ये अच्छा है आप दोनों साथ में हो। तो 50 एकड़ आपने प्लान किया खुद का, आपने यूनिट प्लान किया कि जो साइज है यूनिट का वो शुरुआत 50 से कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ के फिर फार्मर आपको देख करके लगा लेंगे, फिर आपको उनसे बायबैक एग्रीमेंट करना है, बस जस्ट इतना ही है, फिर आपको जमीन नहीं बढ़ाना है। बलराम भाई एक बात बताऊं, फार्मर तो तब लीडर होता है जब स्टोरियां बनती है। स्टोरी वही मैं बोल रहा हूँ, साथ में है ना स्टोरी वाले, ये यूनिट लगाने वाले ना आपकी 50 एकड़ की। नहीं, अभी भी उनको भरोसा नहीं है। अच्छा। जब मेरा बेम्बू कट करके और कट यहाँ के पे लग जाएगा और उस दिन उनको लगेगा कि वाकई में इसमें कमाई है। वो तो फिर इतना पीछे पड़ेंगे हाँ। कि अपने को ऐसा लगेगा कि दूसरी फसलें फिर कौन लगाएगा। कई सारे मैसेज आते हैं बुद्धिजीवियों के। एक मिनट है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज एक मिनट आता हूँ। कई बुद्धिजीवी हैं, बलराम भाई इतना प्रमोट कर रहे हो बांस को, किसान दूसरी फसल लगाए जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होना कुछ नहीं है सर, लेकिन क्षेत्र वाइज भेड़ चाल चलेगी। हाँ, क्षेत्र वाइज चलेगी, बिल्कुल। अभी मैं एक सबसे पहले मैंने हायर किया, मतलब जॉइंट वेंचर किया हमने जीएमजी कारपोरेशन वीके अग्रवाल जी के साथ, कि मैं अब किसानों को बांस लगवाना बता रहा हूँ, तो उनको खरीदेगा कौन ये मुझे बतलाना है, वरना मैं पौधे लगाने का बोलूंगा नहीं। तो सीएनजी एमओयू साइन किया उन्होंने, पूरे भारत में 5000 सीएनजी यूनिट डल रहे हैं। उन्होंने अपने बी किसान के साथ एमओयू साइन किया कि बलराम को इतनी छूट है कि 1000 यूनिट डलवा दे जब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज की तारीख में बैम्बू टू सीएनजी 1 यूनिट मेरे साथ एग्रीमेंट कई फर्म ने किसानों ने साइन नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ 1 साल से, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं हो रहे। 365 एकड़ बांस चाहिए एक छोटे यूनिट को, ताकि 1 एकड़ पर डे कटना चालू हो। अब कोई भाई बोले कि मैं 3 एकड़ में लगा रहा हूँ, तो मैं इनके साथ एग्रीमेंट कर नहीं सकता। अब मैं इनके यहाँ मीटिंगें ले रहा हूँ, जा रहा हूँ, किसानों को समझा रहा हूँ, एक चालू हुआ है 3 एकड़ वाला, तो कम से कम आसपास के भी आए, एक पैकेज बने, बंडल बने, उनको एफपीसी में शामिल करें और फिर सिग्नेचर हो कि ठीक है आप लगाओ, हम आपसे एमओयू साइन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस में कोई फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो आपके पास ऐसे लॉबी भी तो होगी ना, जो कि पैसा लगा सकती है लेकिन वो फार्मिंग नहीं कर सकती है। तो अब आ रहे हैं वो, है ना, तो हम उन लोगों को एंटरटेन करके उनके बिहाफ पर हम लोग फार्मिंग करके एक मॉडल तैयार किया जाए, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाए और उनको उनके इन्वेस्टमेंट पर फिक्स रिटर्न जो है वो अश्योर किया जाए, है ना। और उनके बिहाफ पर हम 1000 एकड़ ऐसे लोगों के लिए ही हमने ऑक्सीजन पार्क बनाया, जिनके पास जमीन है, पैसा है, सब हमको करना है, उनको कुछ नहीं करना। वो आएंगे और अपना सिस्टम देखेंगे, समझेंगे कि सही चल रहे हैं या उनको रिपेयर करना, उनके लिए। तो इस कड़ी में कई सारे बायर भी जुड़ गए हैं और अब कई जिनकी लैंड बैंक है वो जुड़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं उसमें। आपका जो बेल्ट है ना, ये बड़वानी वाला बेल्ट, ये बेल्ट काफी बोलेंगे इसको हम कल्टीवेटेड बेल्ट बोला जाएगा, है ना। समृद्ध किसान है ना। फार्मिंग हो रही है, समृद्ध तो अभी हुए नहीं है। अच्छा, फार्मिंग ठीक कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैच्योर्ड किसान। हाँ, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये वेजिटेबल का बेल्ट है या फिर बनाना का बेल्ट है या गन्ने का बेल्ट है, इस तरह का बेल्ट है। मैं जिस एरिया में बैठा हुआ हूँ वो रिमोट एरिया है, क्योंकि वहाँ पर नहर गई अभी 2006-07 में, उसके पहले वहाँ नहर था ही नहीं। तो वहाँ पर बड़े बड़े चक्स आज भी अवेलेबल है, लैंड है ना। वहाँ अगर बस इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, दूसरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है
जैसा इस बेल्ट पर एनवायरमेंट है, तो बेम्बू के लिए एनवायरमेंट कोई बहुत ज्यादा मैटर करता है नहीं, कोई मैटर नहीं करता है ना, और लैंड भी कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। जो सस्ती लैंड हो, हाँ। जो बैरल लैंड हो, उस पे बेम्बू लग जाएगा, ताकि कम निवेश में आपका काम ज्यादा बड़ा हो। तो अभी जो मैंने परचेस किया है ना 50 एकड़ में, तो 2.5 के आसपास का लैंड है, 2.5 बढ़िया है, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट ठीक में है, यहाँ पर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इधर नहीं तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपके पास ऐसे कुछ इन्वेस्टर लॉबी हो, है ना, कुछ मेरे पास भी इन्वेस्टर लॉबी है, जिनको अपन इस तरीके का एक ग्रुप बना करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और इसके अंदर 1000 तो 1000 एकड़ का मैं आपको एक नंबर दूंगा, दिल्ली से वकील साहब हैं कि कुछ वहाँ पर जमीन जा रही है जो 10 CR पर एकड़ में जा रही है, और वो 2 सप्ताह पहले ही यहाँ विजिट के लिए आए थे, तो 3-4 महीने जमीनें दिखाई थी और उनको पसंद आई है झाबुआ साइड की, करीब वो 300 एकड़ लैंड लेना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जहाँ मैं 300 एकड़ लूँ वो एक 10 किलोमीटर की रेंज में मिल जाए, तो ज्यादा भटकना नहीं पड़े। तो झाबुआ साइड उन्होंने 1-2 पॉकेट सर्च किए हैं, मैं नंबर दूंगा उनका आपको, तो अगर उस तरफ में नंबर नहीं चाहिए, तो चर्चा कीजिए, आप उनको लेकर के आइए, मैं बतला दूंगा उनको कि भाई कौन है, और क्या होगा आप वो एरिया का सारा समझा पाओगे। हाँ। कि आप खुद भी बैम्बू के, वो खुद बैम्बू के ही लिए ले रहे हैं, तो साइज बड़ा होगा ना, आप दोनों भाई मिलकर के लोगे तो और ज्यादा अच्छा साइज ढूंढ पाओगे, और आप भी बैम्बू लगा रहे हो, वो भी बैम्बू लगा रहे हो, तो इंडस्ट्री बड़ी आ जाएगी। झाबुआ साइड उनको क्या रेंज की आई है जमीन जो देखी? 1.20 से 2.5 के बीच में। 1.20 से रहेगी। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर जो आएगी वो 2.5 से लेकर के ऊपर आएगी। हाँ, 2.5 से लेकर इधर के 2.5 के नीचे नहीं हाँ, आएगी। 2.5 से लेकर 3-3.5 तक की आएगी। यस। बेरन में हाँ। कल्टीवेटेड तो उधर भी 6-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए ऐसे रहते हैं। बैरल ही ढूंढो। हाँ, बैरल ही बैम्बू ढूंढो। में जो किसी के काम की नहीं, वो वो हमारे हमारे काम गाँव की। वहाँ के लोग बोलते हैं ना, बोले यार ये करेगा आदमी क्या? पागल हो गया, ये पत्थर क्यों खरीद रहा है? यस, हमको पत्थर ही चाहिए, और उसमें केवल ड्रिप लगाना है हाँ। और भूल जाना है। हाँ। यस। अच्छा, अभी जो मैंने लैंड परचेस किया है तो वो अनड्यूलेटेड है, मेरा लैंड मतलब अनड्यूलेटेड uneven है। अनइवन है, है ना, तो उस अनइवन को मैं थोड़ा बहुत प्लेन करूँ या कुछ नहीं करना है, अच्छा, वही खूबसूरती उसकी, As it is 1 condition। रुपया लगाना नहीं उसके पीछे, जितना आप उसमें 20-30 हजार रुपए एकड़ लगाओगे, हाँ। इतने में ड्रिप डल जाएगी, हाँ, डल जाएगी फिर से। और बाद में भी ड्रिप तो डालना चाहिए। हाँ, बट मेरे को उसमें इंटरकल्टिवेशन भी करना 2 साल सब होगा ना, सब होगा। कैसे होगा उसका? वो ड्रिप डली मतलब कैसा भी आपका खेत हो उसमें फसल आएगी। पर ड्रिप तो मैं डालूंगा 12-12 फीट के ऊपर, बीच में फिर छड़े के छोड़ेंगे। उसका डिजाइन और वो लोकेशन समझ में आएगा ना, अगर देखेंगे तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे होगा। तो एक बार आप टूर बनाइए ना उधर का, अगर बनता है। लोकेशन भी मुझे भेजेंगे तो मैं एक उसको वर्बली तो समझ लूँ नक्शा, और एक लोकेशन तो मैं गूगल अर्थ से पहले देख लेता हूँ, Okay. और उस तरफ जब भी जाने का होगा चर्चा कर लेंगे, विजिट भी लगा लेंगे, ठीक है। उससे निकल के आ जाएगा जो फसलें लगानी सब हो जाएगी एज इट इज। किसानों ने धरती माँ को कुरेद के गड़बड़ कर दी है। हाँ। कल्टीवेशन करना ये कटु सत्य है, लेकिन हम फार्मर समझ नहीं पा रहे इसको। ये इतना गलत काम हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। जितनी बार आपने जमीन को कल्टीवेशन किया, उतनी बार ऊपर की 3 इंची लेयर जो है वो एकदम भुरभुरी हुई, उसके बाद में 3 इंच थोड़ी कड़क हुई, और उसके बाद में सपाट कड़क है 7 इंच 8 इंच के नीचे तो कुछ जाएगा नहीं ना आपका कल्टीवेटर, जो रहा ऊपर की 6 इंच की लेयर पे हुआ। जैसे ही बारिश होगी ये बह करके नालों में, नालों से दरिया में, डैम में, बहुत सारे डैम ऐसे जिनके गेट खुलना बंद हो गए, मिट्टी रुक रुक करके। तो मिट्टी आई कहाँ से? जो किसानों ने कल्टीवेशन किया वो बह के गया। जीरो टिलिंग इतना सुपर कॉन्सेप्ट है बिना छेड़े, और जीरो टिलिंग हुआ, कभी कल्टीवेशन नहीं किया, तो वहां जो पेड़ पौधे आ रहे हैं, घास फूस आ रही है, वो जितना ऊपर पौधा जाता है उतनी उसकी जड़ें नीचे जाती है। और हमने कल्टीवेशन किया तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, 1.5 फीट के ऊपर और 1.5 फीट के नीचे एक बायोडायनेमिक कॉलोनी है। कीट, पतंग, बैक्टीरिया, फंगाई, ये आपके बनाना के लिए भी ये बातें मैं बोल रहा हूँ। ये एक इकोसिस्टम है जो हम किसानों ने कल्टीवेट कर करके वो इकोसिस्टम क्रैश कर दिया है। उसके दुष्परिणाम है कि हम जो चीजें डालते हैं उसके रिजल्ट समय समय पर ज्यादा ले नहीं पाते हैं, क्योंकि फंगस को खाने के लिए फंगस चाहिए। तो मित्र फंगस हो गई, शत्रु फंगस हो गई। अब हमने जो मार्केट से खरीद के डाला वो मित्र शत्रु नहीं जानता है,
वो दोनों को मारता है। एक तो आपने कल्टीवेशन करके वहां पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी वो डिस्टर्ब कर दी, थोड़े बहुत कुछ बचे होंगे, फिर फफूंदीनाशक हमें पेड़ पौधों को बचाना है, उसमें शत्रु फंगस ना लगे इसके लिए डालना है, तो मित्र की संख्या कम है, शत्रुओं की बढ़ रही रिजल्ट ही नहीं आते। लेकिन जीरो टिलिंग का मैंने आपका वो वीडियो भी देखा, 999 वाला 70-30 खेती जो है, उसको मैंने थोड़ा कुछ फॉलो करने की कोशिश भी करी, लेकिन जो खरपतवार है ना, अब अपन SPNF में तो खरपतवार नाशी उड़ाते नहीं, तो जो खरपतवार 70-30 में भी नहीं उड़ाना है। हाँ नहीं उड़ाना, लेकिन जो आपने बताया था कि इसको खरपतवार को काट करके मल्चिंग कर दो, लेकिन मल्चिंग करते तो वो इतना दूर दूर मल्चिंग होता है, उसमें नई खरपतवार फिर से आना चालू हो जाती है। थोड़े समय के लिए आएगी, आप उसको थोड़ा 1-2 साल कंटिन्यू करेंगे तो उस खेत में खरपतवार आएगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा अब मुझे यहाँ बायोमास चाहिए तो बाहर से लेके आना पड़ेगा। 70-30 के जो 2-2 साल से फील्ड यूज कर रहे हैं, जो 3 साल 4 साल हो गए हैं, वहाँ आपको खरपतवार खेत में ही नहीं दिखेगा, क्योंकि जब बायोमास आच्छादन होता है तो वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े सब रहते हैं। तो जो बीज वहाँ पर गिरे हुए हैं, जो बहुत से खरपतवार ऐसे हैं जो ठंड में आएंगे, बहुत से ऐसे जो गर्मी में आएंगे, बहुत से ऐसे जो बारिश में आएंगे, बीज भले ही उनके हैं मिट्टी में, लेकिन जर्मिनेट होते हैं, समय लेकर होते हैं। तो ये बीजों को भी सड़ाकर गलाकर इसको कंपोस्ट बनाना, तो कीट पतंग फंगाई बैक्टीरिया वहां पर एक इकोसिस्टम है, वो उसको सारे को डिकम्पोस्ट कर देता है। तो बीज ही नहीं रहते तो खरपतवार होके आता नहीं है। आता है ना, जैसे नहर का पानी है तो नहर के पानी में बह करके आ रहा है, हाँ। पहाड़ी है पास में लगी हुई तो उसमें से हवा के थ्रू आ रहा है, हाँ। तो वो तो आएंगे वो भी आएंगे, लेकिन जब एक आपका इकोसिस्टम डेवलप हो गया और आपने आच्छादन करना बार बार चालू कर दिया तो फिर नहीं आएंगे। वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा आपका, कोई खरपतवार आ रहा है। अब जैसे कॉटन का बेल्ट है, हम भी कॉटन लगाते हैं ऊपर, अब कॉटन में जो मिट्टी चलाई जाती है, अब वो अगर मान लो हम वहाँ कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे उसके अंदर? जरूरत नहीं है चढ़ाने की। अच्छा, जरूरत नहीं है। वो हमें गलत सिखाया गया है कि मिट्टी चढ़ाएंगे तो कॉटन गिरेगा नहीं। हाँ। कॉटन की जड़ें फैलाएंगे तो कॉटन नहीं गिरेगा। कॉन्सेप्ट ये है, हम उल्टा सीख गए हैं कि कॉटन के पेड़ को जड़ों को काट करके मिट्टी लगाएं, मतलब आपने फिर एक पोल खड़ा किया है और उसको गाड़ दिया है, तो पोल की जड़ें नहीं रहती तो वो गिरना जाए, इसीलिए गिरता है। कॉन्सेप्ट दूसरा है, छेड़ना बंद करो, छोड़ दो, तो सस्टेनेबल फार्मिंग, तो आपके खर्चे बचेंगे। पूरे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फार्म है फुकुओका जी का, जापान में, है ना। वहां पर न तो कल्टीवेशन करते हैं, न पानी देते हैं, न फर्टिलाइजर देते हैं, न बार बार जाकर के कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, ना दवाइयाँ उड़ाते हैं, न दवाई उड़ाते, बीमारी आती नहीं, करते क्या है, कुछ नहीं, केवल है बहुत सी जगह है, वो हमें देखना पड़ेगा किसानों को, ढूंढेंगे तो मिलेगा। लगाया हुआ है कि तो सूखने के बाद आप करता है, उसके बाद पानी ज्यादा हो जाता है, डाउन हो जाता है फूल जो है सायोगुर्जी का बोलते हैं, जिसकी समुद्र के पास के वो करीबन 1500 फीट पे, तो इस पे यहाँ पे जो है गोड़ा पानी है, मीठा पानी है, तो वहाँ पे बाकी किसान है उनके खेत में नहीं है पानी वैसा, उनका कुछ 15 एकड़ का कुछ फार्म है। ये हम किसानों को समझना पड़ेगा कि हम कितने धनवान हैं, हर साल बीज रोपी करते हैं, हर साल 2 बार कल्टीवेशन करते हैं, जिसकी कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। क्या है हमारे जो पूर्वज है उन्होंने लगाया हुआ है, हमारे अगर करना भी चाहे तो करने नहीं जगह है तो खेती नहीं है, करना भी चाहे पहली तो बात अगुवाई आपको करना पड़ेगी। जब आप मुझे सुन रहे हो, आप गूगल देख रहे हो, आप और फुकुओका जी को सुन रहे हो, आप गुजरात को सुन रहे हो, तो खुद अनुसरण करना चालू करो आधे एकड़ से, तो आप बदलोगे, आपके पड़ोसी बदलेंगे, आपका गांव बदलेगा। आपने यहाँ पर कोई जीरो टिलिंग का मॉडल खड़ा कर किया है? बहुत सारे दिखाएंगे अभी आपको। अच्छा। अभी उन्होंने जो है पिछले 40 या 50 साल से कभी भी उसमें कुछ भी नहीं किया है, जो भी करते वो केचुए करते हैं, नीचे जाते ऊपर आते, केचुए अच्छे कर्मशील व्यक्ति हैं, वही सब करते वो हैं। गुजर गए। अच्छा, केचुए का नाम आया था, डाउट है मेरा केचुए को लेकर के, हाँ। कि जैसे पालेकर जी ने भी कई बार बोला है, आपने भी कहीं ना कहीं बोला है, केचुए जो है कहीं भी समाधि लेके नीचे बैठ गए हैं, जैसे उनको ह्यूमस मिलता है, वो थोड़ा अधूरा सत्य है। हाँ।
एक्चुअली आपने महाभारत देखा होगा, हाँ। देखा है? उसमें जब द्रोणाचार्य से कोई जीत नहीं पा रहा था, तो एक कृष्ण भगवान ने एक अश्वत्थामा, हाँ लाइन बनाई, हाँ। अश्वत्थामा मारा गया, हाँ। जो उनका लड़का था और उसको अमरता का वरदान है। हाँ, जब तक लड़का रहेगा तब तक वो नहीं मरेंगे, हाँ। ऐसा उनको वरदान था। ऐसा था। तो अश्वत्थामा था एक हाथी, ये अधूरा सत्य है, हाँ। बोलने वाले ने झूठ नहीं बोला है। हाँ, युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। और वो ऐसे आदमी के हाथ बुलवाया गया कि जिसको सभी समझ लें कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने बोला अश्वत्थामा मारा गया, उसने कोई गलत नहीं बोला। इन्होंने समझा मेरा बच्चा मारा गया, तो गांडीव गिर गया, तो फिर उनका वध हुआ। ऐसी सारी चीजें रहती है। तो जो अपर लेवल पे गाइड कर रहे हैं, कभी कभी हम जैसे लोग अधूरा सत्य बोलते हैं। तो आप लोगों को समझना है पूरा सत्य क्या है? पूरा सत्य है कि जीरो टिलिंग खेती करो। नहीं तो वो कैसे आएंगे, केचुए कैसे आएंगे? ऑटोमेटिक है, वो आते हैं, मेरा सवाल वही था। उनका प्रजनन भी होता है, और ये जो एक इकोसिस्टम बनता है ना, इसमें जो क्या बोल सकते हैं उसको, एक वातावरण जो डेवलप होता है, उसमें नए कीट पतंग अपने आप से जन्म लेकर के तैयार होते हैं, जो शुष्क अवस्था में रहते हैं। जैसे मेंढक है, काफी समय तक रहती है। तो ऐसी कुछ प्रजातियां केचुओं में, सभी केचुए में कुछ प्रजातियां ऐसी है जो शुष्क अवस्था में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो नीचे चले जाते हैं, जिंदे रहते हैं, सोते नहीं है, नीचे उनके लिए ह्यूमस है, तो नीचे वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं, उनकी कॉलोनियां बनी रहती है। अब वो चाहिए ऊपर सरफेस पे, तो आएंगे कैसे? उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो इनवाइट कौन करेगा? तो जब आप आच्छादन करते हो, आच्छादन के ऊपर बारिश होती है या आप पानी डालते हो, वो बायोमास गलता है, उसका लाल पानी निकलता है और वो उस मिट्टी में फैलता है। तो वहां का जो इकोसिस्टम बनता है वो उनको इनवाइट करता है, उनको पैदा करता है। दोनों चीजें रहती हैं। कुछ प्रजातियां जो वहां नए जन्म लेंगी, कुछ प्रजातियां जो उनकी खुशबू लेकर के ऊपर सरफेस पे आएंगी। तो उसके लिए चाहिए आपकी मिट्टी के सरफेस पर हुमस, मतलब बायोमास के गलने के बाद वाला लाल पानी। जैसे सूखे ढेर रहते हैं गोबर के, बारिश होती है तो नीचे लाल पानी निकलता है, वो ह्यूमस है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। हाँ। जहाँ मेरी लैंड है ना, वहाँ पर नीचे तो पूरा रॉक है ना, और ऊपर कुछ इंचेस ही सॉइल है या मिट्टी का साइज कम है, मिट्टी कम है ना। तो वहाँ तो नीचे रॉक है, तो रॉक में से तो केचुआ कैसे आएगा? हाँ, तो मैंने दो चीज बोली। कुछ प्रजातियां ऐसी है जो वो इकोसिस्टम डेवलप होने पर अपने आप से जन्म लेती है, ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक आएगा। आप वहाँ पर बायोमास आच्छादन 1 साल वाला इकोसिस्टम बना दिया, आपको अगले साल निश्चित केचुए मिलेंगे। ये नहीं हो रहा मेरे साथ, बिकॉज मेरा जो लेमन फार्म है 10 एकड़ पे मैंने लेमन लगा रखा है ना, उसमें टिलिंग भी नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा। और जो भी खरपतवार होती है उसको काट करके बस नहीं आच्छादन करते। वहाँ के फोटो सेशन और डेटा मुझे भेजिए। हाँ। हाँ, और क्या बेस्ट हो सकता है अपन चर्चा करेंगे उसमें। क्योंकि मैंने उसको देख करके देखा तो मेरे को केचुए दिखते ही नहीं उसके अंदर। जबकि मैं गंजीवामृत डाल रहा हूँ, जीवामृत डाल रहा हूँ, आच्छादन भी कर रहा हूँ बायोमास का, लेकिन उसमें केचुए नहीं है, तो वो कैसे आएंगे? उसको एक और आप कर लो, वो जो सॉइल है आपकी, एक खेत से बाहर या खेत के साइड में या बीच में कहीं पर एक 7-8 फीट गहरा गड्ढा कर लो, उसकी जो लेयर है उसके फोटो टेक्सचर निकाल लो, और ऊपर से नीचे जितना गड्ढा किया उसके अलग अलग 3-4 सैंपल के टेस्टिंग करा लो, वो सारी डेटा दो मुझे, तो समझ में आएगा। कहीं कहीं अलग अलग लेयर है, जैसे चूने की कहीं लेयर ज्यादा होगी तो गड़बड़ होगी, तो वो उनके रहने के लिए वातावरण ठीक नहीं होगा। फिर हम मेहनत करेंगे तो उसके लिए प्लान बी पर जाना पड़ेगा। मतलब वो अगर टेक्सचर ही ऐसा है कि वहाँ नीचे कुछ सर्वाइव कर नहीं पाएंगे इस तरह की चीजें, तो हमें प्लान बी पर जाना पड़ेगा। तो ऊपर तो उनको आना चाहिए ना ऑटोमेटिक, जैसा आप बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक जन्म लेंगे वो। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे देंगे तो इसमें समझ में आएगा कि जैसे पानी हम दे रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो उनका रिटर्न भाव वापस दे रही है ऊपर सरफेस पे, क्योंकि जहाँ पानी लगा तो TDS वाली जमीनें हैं, नमक वाली है, या आपके चूने वाली जमीन है, उसको पानी जैसे टच होगा तो उसका बॉन्ड टूट करके एयर रिलीज होगा। उस एयर की वजह से वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा होगा वहां पर। इकोसिस्टम कंप्लीट बना मतलब सब कीट पतंग मिलेंगे।
वो इकोसिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा होगा, तो वो एक 4-5 फीट गहरे गड्ढे से हमें डेटा मिलेगा, फोटो सेशन और उसका लैब टेस्ट, तो हम और उसको और बेहतर क्या करें इस पर जा पाएंगे। ठीक है, वो ट्राई करता हूँ बरसात के बाद। जी भैया, आप बनाना पे बताइए, आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो। हम फील्ड पे जाएं। मेरे बैम्बू के कुछ क्वेश्चंस और थे, तो अपन उसको खत्म कर लेंगे। फील्ड पे चलेंगे, भैया विजिट कराएंगे आपको, फील्ड 2-3 है। 2 साल से आपके साथ जुड़ के कुछ सीखे हैं और भी कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हमारा क्या है, मार्केट प्रॉब्लम है। नांदेड़ में? हाँ, नांदेड़ में भर के मार्केट है, प्रॉपर नांदेड़ में या आसपास है? मार्केट मार्केट ज़्यादा होते हैं, मगर किसान को सब काटने वाले थे। ये पहली बात। और जो आप घटान रखते ना, हमारे घटान का घटान कोई लेता ही नहीं। नहीं, तो पीलबाग पीलबाग नहीं कोई लेता है। गटान का लेते हैं, लेकिन पीलबाग जो सेकंड थर्ड लेते हैं, वो तो नहीं लेते। उसका माल वो नहीं लेते। उनका मानना है अगर आप ये माल एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर कहीं चंडीगढ़ जा रहा है, लेकिन उसका जो माल का क्वालिटी वो नहीं जाता है, अंदर लाल जो आता है वो आ सकता है या फिर बाहर नहीं जा, चिलिंग ज्यादा आता है। दो बात अलग अलग है, एक पील नहीं ले रहे हैं और एक छिलका निकालने पे लाल निकलता है, उसको चिलिंग बोलते हैं, उसको भी नहीं लेंगे। वो तो नए का होगा तो भी नहीं वो लेंगे। नहीं लेंगे, लेकिन उनकी बात ऐसी है कि वो है भी तो नहीं भी। उनका क्या मानना है कि चिलिंग के जैसा जो पहले क्या समझो, पहले अपन ने पौधा लगा दिया, उसमें अगर चिलिंग आ गया, उसका खेल जैसा होगा वैसा खेल उनका मानना है कि जो पीले उसका भी वैसा ही होगा जाने के बाद उतना। तो चाय कॉफी हमारा क्या विजिट अलग रहेगा, इनका अलग रहेगा। हाँ। हमारा इंटरेस्ट नहीं बनाना है, तो या ऐसा पॉसिबल है कि हम विजिट पे निकल जाए। गणेश भाई और फिर अपने दोनों को डिवाइड होना पड़ेगा, तो अच्छा। भैया इनको संभाल लेंगे, मैं आपके साथ बैम्बू की तरफ चले जाऊंगा। एक थोड़ा सा इनको ले लेते हैं, फिर गणेश भाई इनके साथ बनाना वाली विजिट आप करेंगे, बाम्बू वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो मेन इशू है, बायर नहीं है वहाँ पर। बाहर बहुत है, लेकिन आपका माल लेते नहीं है। उनका रटून का माल लेते नहीं। उनका क्या है, जो मेजर पहला जो क्रॉप आ रहा है वही लेना है। रटून का भी एवरेज आया कुछ भी है, वो कुछ ना कुछ बोल के खत्म कर देते हैं। वो देखते भी नहीं चिलिंग है नहीं है, कुछ कुछ भी रेट में मंग लेते और लेते। खाली बोलने की बात वो कर देते, 1000 चिलिंग रुपए रेट चल रहा है जैसा। छाने बाग का, रटून को वो 500 से लेके जाता है। तो ये जो आप तीनों चारों मित्र बात कर रहे हैं, इसका अगर पूरा बंडल बना करके एक निचोड़ निकालें तो क्या निकलता है? निचोड़ ये निकलता है कि हर व्यापारी, जैसे आप अगर कल व्यापारी बन गए, आपको केला खरीदना है, तो आप किस किसान का माल खरीदोगे जिससे आपको 2 पैसा बचेगा? आपका सगा भाई है, वो पार्टीशन होकर के घर दूसरा बन गया है, या आपका खुद का खेत है, वहां से भी आपने माल दिल्ली चंडीगढ़ भेजा और उसने पैसे तोड़ करके दिए, तो आप भी अपनी गाड़ी नहीं बनाओगे, तो दूसरे की लेना तो दूर की बात है। तो मतलब क्या निकलता है कि व्यापारी को जिस किसान के खेत से 2 पैसा बचेगा वहां से माल खरीदेगा। इसका मतलब व्यापारी को जो माल चाहिए वो आपसे बन नहीं रहा है। यही हुआ ना मतलब। नांदेड़ में मेरे पार्टनर हैं वेद प्रकाश, जो वीआईपी बनाना चलाते हैं चंडीगढ़ में, वो पर डे आज की तारीख में 2 गाड़ी माल उठा रहे नांदेड़ से। दूसरा, सागर भैया और हम अभी गए थे छत्तीसगढ़, तो मैं सीधा कल इंदौर पहुंचा और सागर भैया आज ऑन द वे हैं, नांदेड़ पहुंचने वाले हैं। आपके वहां से एक्सपोर्ट, धरती एक्सपोर्ट सागर कोपड़ेकर की गाड़ियां भी लोड हो रही है। तो वो किन किसानों के यहाँ से हो रही है? जिनकी क्वालिटी उस व्यापारी को मैच हो रही है। नहीं, अभी ये इस बार मेरी भी गई गाड़ी एक्सपोर्ट, पहली बार एक्सपोर्ट शुरू हुआ है नांदेड़ में इस साल। पहले नहीं हो एक्सपोर्ट को मेरा माल गया है, लेकिन जो भी माल पील का भी आता है अच्छा, वो उस रेट में नहीं उठाते। हाँ, नहीं उठाएंगे ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आपकी बात पर ही आ रहा हूँ, मैं एक एक खत्म कर रहा हूँ। हमें मानना पड़ेगा कि हमसे क्वालिटी नहीं बन रही है, इसलिए वो व्यापारी नहीं ले रहा है। मैं पहले आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपके डीएनए में जहां गड़बड़ी है खेती करने के, उसको टच कर रहा हूं। हम ये मानते नहीं है, मैं और मेरे पापा 50 साल से केले की खेती कर रहे हैं, मतलब हमारा गिलास भरा हुआ है, अब उसमें कुछ भी डालूंगा बाहर ही निकलेगा। पहले मान लो कि जो व्यापारी हमसे माल ले रहा है उसको अगर 10 पैसा नहीं बचेगा तो वो माल लेगा नहीं। अब आपका फर्स्ट ले लिया, रटून लेता नहीं, तो मतलब आपके फर्स्ट में पैसा बचा, उसने 2 पैसे कमाए तो लिया। रटून में आपसे जो माल ले रहे हैं उसको 2 पैसा नहीं बच रहा है, मतलब रटून की जो प्रैक्टिस है आपकी, उसको बदलाव करना पड़ेगा।
हिंदुस्तान में ही कई ऐसे साइडें हैं जो 15वीं कटिंग पे है, 17वीं कटिंग पे है, 4थी कटिंग पे है, 10वीं कटिंग पे है, और उनका माल डोमेस्टिक में भी जा रहा है, एक्सपोर्ट में भी जा रहा है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के बाहर जो साइजेबल केले का काम करते हैं, डोल बनाना, चकिता, फिलीपींस में जो खेती होती है, जैसे गणेश के पापा ने केला लगाया तो गणेश भी माल काट रहा है और गणेश का बच्चा भी उसी खेत से माल काटेगा। इसका ये मतलब है कि रटून तो आ रही है, रटून तो एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे खेत से नहीं हो रही है। आप ये मानने को तैयार हो जाओ। तो रटून में जो प्रैक्टिस में चेंज है, अभी गणेश भाई चाहेंगे आपको साइड पे दिखाएंगे, प्रैक्टिस चेंज करना है तो हमारा रटून भी टिकेगा। आप गठान लगाओ या टिश्यू लगाओ, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट की प्रैक्टिस एक बात हो गई, रटून की प्रैक्टिस दूसरी बात हो गई। यहां से 210 किलोमीटर पे देसाई का एक फार्म है डबोई में, 150 एकड़ का, जिसने 2011 में प्लांटेशन किया था। 2020 में अभी लक्ष्मण अहिर जी ने, सूरत वालों ने उनसे टेक ओवर लिया। अब उन्होंने 10 साल के बाद उसको निकाल करके वापस वहां पर केला लगाया। तो 10 साल में कम से कम 12 से 15 रटून लिए। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े खरीदार है देसाई ग्रुप, जो उनके खेत से, खुद के खेत से रटून मैनेजमेंट करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक में भी देते हैं। तो जो व्यापारी है उनके खेत में हो रहा है तो हमारे खेत में भी होगा। प्रैक्टिस को आपको देखना है। भैया के साथ जब जाओगे तो माइक्रो सर्जरी करना है, बहुत क्वेश्चन पूछना है, ऐसा क्यों, खेत में खड़े रह के देखना है, तो आपके यहाँ भी रटून होगा। और केले की प्रैक्टिस एक बार लगा करके अनेक साल तक खेती करने की है। बार बार पौधा खरीदो मत। भले मैं टिश्यू कल्चर बना रहा हूं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि बार बार प्लांट खरीदो मत, जरूरत नहीं पौधे खरीदने। हाँ, आइए आइए। हाँ, प्रॉपर नांदेड़ में 50 से 100 एकड़ के किसान मिल करके क्लस्टर फार्मिंग करें और एक ही व्यक्ति की गाइडलाइन लें, तो वो व्यक्ति भी मैं आपको दे दूंगा, वो आपका माल भी उठा के ले जाएगा, पहला और दूसरा और तीसरा सब। डिसीजन आप लोगों को लेना है, यूनिट बन करके आगे बढ़ना है। तो वो जो 100 एकड़ का है वो वन टाइम आना चाहिए क्या साल भर में अलग अलग? वो सब अगला गाइड करेगा आपको। जो बायर है, हमें क्या करना पड़ेगा, खेती हमारे हिसाब से बंद करनी पड़ेगी। अभी उनके हिसाब से चालू करना। हाँ, खरीदार को क्या चाहिए उतना ही पकाओ और वैसा ही पकाओ, बाकी अपना दिमाग लड़ाओ मत, तो 2 पैसे बचेंगे। हम हमारा दिमाग लड़ा रहे हैं, वो गड़बड़ी, वो नहीं चाहिए। तो आपको बायर भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपकी जो zigzag पद्धत है, हाँ। गए साल लगाए थे हम। हाँ। तो जो आप रेगुलर जो हमारे इधर लगाते 5, 6, उससे 1 महीना आगे म्हणजे पहले अनबस्टिंग होगा। हिंदुस्तान में चलन क्या पड़ा है पता है? जितनी टिश्यू कल्चर कंपनियां, जैसे मेरे जैसे जितने मेरे कलीग मित्र हैं जिन्होंने पौधे बनाने का, रोपण का काम चालू किया है, हम सबका जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, उनकी सोच क्या है कि मैंने रमेश को एक बार पौधा बेचा तो अगले साल फिर रमेश को पौधा बेचूं, तीसरे साल फिर रमेश को पौधा बेचूं, चौथे साल फिर बेचूं। रमेश छूटना नहीं चाहिए। तो और ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए ग्राफ भी छोटा करवा देते हैं। तो जो मार्केटिंग की डिजाइन हुई है, आप लोगों को जो एग्रोनॉमी ने सिखाया है, एग्रोनॉमी कौन है? हमारे ही बंदे हैं जिनको हम ही तनख्वाह पर आपके गांव में भेजते हैं, जाओ किसानों को सिखाओ। साइकिल वही है ना, हमसे मतलब जो पौधे बनाते हैं वो। मेरे एग्रोनॉमी से आपको नहीं सिखाएंगे ना। हिंदुस्तान में मैं पहला आदमी हूँ कि आप एक बार केला लगाओ, आगे लगाना नहीं, उसी को 5, 10, 20 बार कटिंग करना है। तो ये जो हमें सिखाया गया है उसमें रिपेयरिंग चाहिए। आपको केले को पूरा उदाहरण देना है कि केला पौधा है कैसा, चलता कैसा, कितनी बार फल देता। क्वेश्चन बनाते जाओ तो आंसर आते जाएंगे। और फिर प्लांटेशन इस तरह का निकालो कि हमें 3 कटिंग लेना है तो कौन सा ग्राफ, 10 कटिंग पर जाना है तो कौन सा ग्राफ रहेगा। पहले ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, फिर खेती चालू करना है। हम खेती चालू कर देते हैं, उसके बाद तो वो काम में नहीं आएगा और उसमें रटून बनेगा नहीं सही। एक ही रटून लेना है तो कौन सा ग्राफ लेना है? एक ही रटून लेना है तो 5x6 कर सकते हैं और उसमें थड़ को काटना पड़ेगा। आपको पूरा एफर्ट फर्टिलाइजर पे लगाना पड़ेगा। अगर आपने जो थड़ है, फर्स्ट
माल कटा और उसको डंडे को खड़ा रखा तो इसकी हाइट ज्यादा जाएगी, फिर ये पत्तों में पत्ते घुसेंगे, तो पहला रटून भी 5x6 में अच्छा नहीं आएगा। एक ही रटून रखना है, 5x6 लो, 1450 पौधे आएंगे, और जब पहले का माल काट लोगे तो उसका डंडा आधा काट देना है 50%, ताकि ये जो खड़ा होगा तो इसको पत्ते फैलाने में जगह मिले और इसको पहले मदर का भोजन कम मिले, तो सेकंड सही से आएगा। लंबा चलना है, 2-3 कटिंग लेना है तो 5x7, 3 कटिंग से ज्यादा लेना है तो 5 कटिंग तक 5-8, और आपको लाइफ टाइम कटिंग लेना है तो मिनिमम 5-9 हमेशा आता रहेगा एक ही बार प्लांटेशन। आपको दोनों तीनों साइडें दिखेगी, 5-7 भी दिखेगा, 5-8 भी दिखेगा, नॉर्मल साइड भी दिखेगी, जो रटून आ गया है वो भी दिखेगा, चौथी कटिंग का भी दिखेगा, पहला भी दिखेगा। काका वाला और सोहन भाई वाला दोनों साइडें विजिट कीजिए। बायोमास की मल्चिंग कर रहे हैं। हाँ, उसको फर्टिलाइजर करके वो कहाँ करने का? उसके नीचे। हाँ, मल्च के नीचे। मल्च के नीचे। जैसे कचरा मल्चिंग है, उसके ऊपर ड्रिप है, तो फर्टिलाइजर का जो झोला रहता है, ऐसे पैर से कचरा हटाना है, फर्टिलाइजर डालना है और कचरा वापस छोड़ना है कचरे के नीचे और ड्रिप के नीचे जहाँ नमी है उस जगह पर। और फर्टिलाइजर भी आप अगर उसको रेसिड्यू फ्री बना करके डालते हैं तो वो ज्यादा जल्दी लगेगा, बॉन्डिंग तोड़ के। इसकी वजह से वाटर सॉल्युबल डालने तो ज्यादा सही है, वो भी ठीक है। ड्रिप में बनाना फार्मर, मिर्च के फार्मर करते क्या है, अभी बनाना प्लांटेशन इसका खर्चा कितना, बजट के हिसाब से कैसा एक लाइन कंप्लीट करता हूँ। फार्मर करते क्या है, इनको थोड़ी सी छूट दी गई, आप ड्रिप से फर्टिलाइजर दो, बहुत छूट दे ही रखी है। तो ड्रिप का मतलब है पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन, वो हो नहीं रहा है हिंदुस्तान में। ड्रिप मतलब पानी देने के लिए, और खाद मतलब 7 दिन में एक बार देंगे, तो 7 दिन में एक बार साइज बनता है ऐसा बड़ा, फिर वो जब ड्रिप से घोल के देंगे तो वहां के बैक्टीरियल कॉलोनी पूरी डैमेज, जड़ें जलेगी, वो दिक्कत है। ड्रिप से दे सकते हैं तो पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन, जो 7 दिन में देना है भागित 7 करो और रोज का दो। पानी तो ड्रिप से रोज देंगे ना, तो उतना पार्ट, छोटा पार्ट, जैसे 7 किलो खाद देना है तो 1 किलो रोज देना है, उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। तो ये तो फिर उसमें ब्रॉडकास्टिंग में भी इशू आता होगा, डालेगा तो आदमी 7 दिन में एक ही बार डालेगा ना, इसीलिए उसकी बॉन्डिंग तोड़ के डालना है। मिट्टी या गोबर में 3 गुना उससे एक खाद और 3 गुना बायोमास ले लो या मिट्टी ले लो या गोबर ले लो, उसको पहले उसके एसिड रिलीज कर दो, उसकी बॉन्डिंग तोड़ दो, फिर ब्रॉडकास्ट करो, तो वो फिर साइज बढ़ा करके दे सकते हो। उसमें 7 दिन 15 दिन में एक साथ बड़ा साइज डाल सकते हैं। बट वो बहुत लेबर ओरिएंटेड हो जाता है। मैंने करवाया 31 में, आपने शायद उसको कवर किया हुआ है, तो लास्ट ईयर करवाया था उसको, बट लेबर बहुत लग जाती है इसके अंदर। विकल्प आपके पास है। आप ड्रिप से देना चाहते हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में दो, उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा और वो रेसिड्यू फ्री माना जाएगा। आपने एक साथ, जैसे आपने भिंडी लगाया है, ड्रिप है, और आपको वो भिंडी को रखना है रेसिड्यू फ्री, कैसे रखोगे? खाद भी देना है, उत्पादन भी लेना है, और उसमें केमिकल भी नहीं आना चाहिए। तो पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन तो माइक्रो हो जाता है। इतने बैक्टीरिया हैं कि उसको बॉन्डिंग तोड़ करके पौधे को खिलाएंगे, और आपने बल्कि साइजेबल आपने फर्टिलिटी करी तो बैक्टीरिया मरेंगे और उसकी टॉक्सिसिटी पौधा उठाएगा और आपकी भिंडी में उसका कंटेंट मिलेगा। कंटेंट भी मिलेगा, फिर उनको खाने के लिए पेस्ट आएंगे। यस, फिर वो साइकिल और गड़बड़ होती रहेगी। तो चीज को समझ कर आगे बढ़ेंगे तो कम खर्चे में उत्पादन ज्यादा, और मिट्टी को खराब नहीं करेंगे, मृदा ठीक रहेगी। केला निकालने के बाद उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, करना ही नहीं कभी। केले का खेत में चाय कॉफी कुछ आ रहा है जी सर। हाँ। केला केला बात खत्म होगा, तो उसको कैसा रिपेयर करेगा? आपको केले के खेत में प्लांटेशन करो, जब से डिसीजन लेना है कि पौधे की जड़ों को चलने के लिए उसकी स्पेस छोड़ना है, जगह देना है, और हम किसान जो खेत के अंदर बाहर जा रहे हैं तो हमारे चलने के लिए जगह अलग छोड़ना है। डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा। आप सिंगल बेड बना रहे हो तो बेड चपटा बनाओ और वहां पर आच्छादन पहले से करते रहो, या आप 70-30 जैसा 2 पौधों का एक बेड बना रहे हो तो भी वहां पर आच्छादन कर दो। तो जहां बायोमास रहता है
वहाँ कोई भी मजदूर है या हम है या कोई भी अंदर जाएगा तो उसको दिखेगा कि यहाँ कचरे पर पैर नहीं रखना है, कीड़े मकोड़े कुछ हो सकते हैं, नमी होगी, हमारा पैर गंदा होगा, तो वो सूखी जगह में चलेगा। तो जिस दिन प्लांटेशन करो उस दिन से डिवाइड एंड रूल चाहिए। सूखी जगह आपके लिए, गीली जगह, नम जगह पेड़ पौधों के लिए, और वहां पर बायोमास आच्छादन। तो आपने आच्छादन किया और फिर फर्स्ट की कटिंग करी, तो रटून के लिए आपको जमीन को कल्टीवेशन करने की आवश्यकता आएगी ही नहीं। रटून नहीं लेना हो, रटून नहीं लेना हो तो उसको वही रोटावेटर चलाकर पीस दो, ताकि वो सारा का सारा फाइबर जमीन में चले जाए और कीट पतंग के लिए भोजन बनता रहे, तो वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी बनती रहेगी। वही पीस करके डाल दो। मैं कैसा 20 मार्च को खेल लगा था, हाँ हमारा वीडियो देखिए, वो बोर्ड डाल के तो 5x5 का आता था, 5x5 हाँ 20-22 का और जाएगा सर। हाँ तो ये साल मैं अप्रैल में लगाया, हाँ। 5x6 का और उसमें जिगजैग लगा। हाँ तो जो बोरू को निकाल के हम गेंदे को धर के वहाँ गाड़ देते, उसके ऊपर ड्रिप डाल देते, हाँ तो उसका थोड़ा अच्छा मालूम हो रहा। तो ये साल नए मॉडल लगाने का की हाँ। तो बोरू डालना कि नहीं? गरु होता क्या है? सन हाँ सन कभी भी डालोगे तो वो हरी खाद का काम करेगा। हाँ हरी खाद, वो हरी तो खाद। आपको मार्केट से गोबर कम खरीदना पड़ेगा, हाँ वही सन को लगा करके आप उसको लपेट कर या वहीं डाल करके अंदर डाल दोगे तो उसको खाने के लिए केचुए कीट पतंग सब ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हम कैसा पेंदे को डाल के लाइन उसके ऊपर वो अच्छा है, कर सकते हैं। हाँ तो ऐसा कर दिया, कोई से भी महीने में लगाओ, कर सकते हैं, अच्छी चीज है। वो बोरू ताक डालना वो अच्छा है सब, अच्छा है, कभी भी डाल दो, कभी भी डालो, 12 महीने में कभी भी। ठंडी में कुछ उसका फायदा हो सकता है। नवंबर में लगा मॉइस्चर बना रहेगा उससे, जहां आप डालोगे वहां जमीन पोरस रहेगी तो नमी पकड़ के रखेगा। कड़क जमीन हुई ना तो या तो पानी लीच होके चले जाएगा या अंदर ही नहीं जाएगा, वहां डबरी बना के रखेगा तो आपके पौधों को नुकसान होगा। ठंडी में या गर्मी या बारिश, जड़ों के पास चाहिए मॉइस्चर, नमी, तो आप ये जो डालोगे ये फायदा करेगा, नमी रखेगा, अच्छी बात होगी। ठंडी के मौसम में प्लांटेशन की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। हाँ उसके लिए क्या करें? क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। पौधे को 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर हम कैसा दे सकते हैं, ये हमें, हमारे खेत कहाँ है, उसके तरफ पहाड़ी है या पठार है, कैसे गर्म हवा ठंडी हवा खेत में अंदर आ रही है, वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। ठंडी हवा ही आती है। हाँ ठंडी आती है तो मेड़ के चारों तरफ गन्ना घास चाहिए ही चाहिए। हम कोई सी भी फसल है और हम गन्ना घास रहता है, अक्टूबर नवंबर में पौधा लगा रहे हैं तो पौधा लगाते के साथ गन्ना घास लगाओगे तो ठंड नहीं रोकेगा। हमको जनवरी फरवरी या जून जुलाई में गन्ना घास लगाना है तो अक्टूबर नवंबर में उसकी हाइट रहेगी। दूसरा, जब प्लांटेशन किया हमने तो ठंडी के समय में पौधा जहां है वहां से, पौधा जहां है वहां से 1.5 फीट उत्तर पश्चिम, अगर सूर्य का एंगल आप समझेंगे तो उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम, दक्षिण तरफ सन नहीं चाहिए और गर्मी में दक्षिण पश्चिम चाहिए। तो जिस तरह से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, 1.5 फीट एल बनाना है ताकि उसको गर्म धूप लगे पूरी और उत्तर की जो हवाएं चले ठंडी, उसको ठंडी हवा न लगे, तो वह स्वेटर का काम करेगा। और 2 पौधे जहां हैं उसके ठीक बीच में मक्का के 2 दाने, जैसे आपने 5 फीट पे लगाया है तो 2.5 फीट पे मक्का के दाने, आपने 6 लगाया है तो 3 पे, तो केले की हाइट ये रहेगी, मक्का की हाइट ये रहेगी, तो जो ठंडी हवा नीचे सरफेस से चलेगी वो ऊपर उछल के जाएगी। तो पौधे में कोई एरर ही नहीं बनेगा। जैसे बारिश में पौधा चलता है ऐसा ठंड में पौधा चलता है। कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है? आएगी नहीं ना, ऐसा प्रैक्टिस करो फिर नहीं आएगी। आपके यहाँ आंध्रा के कंपैरिजन में अक्टूबर से लगा करके फरवरी तक प्लांटेशन होते हैं, मार्च तक भी होते हैं। जून से होते हैं। हाँ, कुछ एरिया, बाकी कुछ एरिया जैसे भैया पूछ रहे हैं जिन्होंने भी आप सीजन में लगाया होगा ना, जब भी तो पूछ रहे हैं। दो स्टेप में लगाते हैं। 2 स्टेप में लगाते हैं। जून से मार्च तक। जून से वापस फिर और अक्टूबर नवंबर से अभी हमने अभी जुलाई में लगाया समझो, वो भी ठंडकालीन के मौसम में वो ग्रोथ रुक जाती है।
हाँ, इसके लिए चारों तरफ गन्ना घास चाहिए और नीचे कचरा मल्चिंग चाहिए, बायोमास आच्छादन। जड़ों को ठंड नहीं लगना चाहिए, वरना आपका जो भैया ने बोला था चिलिंग इंजरी, केले को छिलने से जो कत्थई धब्बा दिखेगा उसका ऊपर का स्क्रब करने से, तो चिलिंग इंजरी नहीं आए, इसके लिए बायोमास आच्छादन और पर डे इरिगेशन, ताजा पानी, बासी पानी नहीं, केले को चाहिए ताजा पानी, ताजा रोज का और लगातार। कीचड़ बनाया तो ठंड लगेगी, सूखा कर दिया, जड़ें खुल गई तो ठंड लगेगी। मेंटेन रखना है, जो हर रोज दे रहे हैं उसका। हाँ, मेंटेन रखना, पानी चाहिए जरूर, कंटिन्यू चाहिए। ये अगस्त में प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसको सन लगाना ठीक रहेगा? जरूरत ही नहीं है। जून से अगस्त तक नहीं लगाना। ग्रीन मैन्योरिंग जून कन्वर्ट हो गया है पिछले 5 साल से गर्मी में। जून एंडिंग में जून में अगर लगा रहे हो, जून बोला मतलब सन पहले चाहिए, बारिश ही आती नहीं। इस बार जुलाई लास्ट में बारिश आई, पिछले साल के रिकॉर्ड दे दो तो 5 जुलाई के पहले पानी नहीं आता है। 7 जून को बारिश हो गई, इस बार हो गया बारिश ज्यादा हो। कहीं कहीं होता है, लेकिन हमारे हमारी चर्चा कर रहे हैं तो सभी लोग सुन रहे हैं। तो सही लाइन ये है कि जून में लगा रहे हो मतलब सन ढैचा पहले हाइट चाहिए, उसकी छांव में पौधा लगाओ, और जुलाई से फिर ऐसे डायरेक्ट लगा दो। अभी आप जो फर्टिलाइजेशन बताते हो पूरा मतलब ड्रिप से जाता है, बराबर है, तो हर बार बॉन्डिंग करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना जरूरी है? नहीं, डिपेंड करेगा आपके यहाँ पानी का पीएच क्या है, आपकी मिट्टी ब्लैक सॉइल है या उसका टीडीएस पीएच क्या है। तो अगर थोड़ा सा आपने पीएच और कार्बन निकाल लिया और पानी का पीएच और टीडीएस निकाल लिया, तो उस पर हम डिजाइन कर पाएंगे कि हर 15 दिन में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करें या 1 महीने में करें या 2 महीने में करें। हमारे इधर कैसा है, कभी कभार चार वाला- बारिश अच्छी हो गई, जब तक बॉडी का पानी चलेगा तब तक अच्छा पानी मिलेगा विदाउट पीएच वाला, लेकिन जब नहर का पानी आता है डैम का, तब क्षार वाला पानी आता है। उल्टा बोल रहे हो आप। मतलब जब तक बॉडी का पानी है। मैं समझ गया, लेकिन मैक्सिमम मैंने जो समझा है, बोर वाले पानी में टीडीएस नहीं, ज्यादा बोर रहता है नहीं, बजाय बोर बोल रहा आपके हूँ। नदी के पानी कुआं में। बोल रहा हूँ, कुआं का जब अच्छा, तक पानी है हाँ। तब तक वो अच्छा है, बराबर। लेकिन जब डैम का पानी आता है तो पूरा पीएच डैम का पानी तो और अच्छा रहता है। नहीं, पीएच बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसका मुझे भेजिए जो पीएच 6.5 से 7.5 एक आइडियल है, मतलब 7 होना चाहिए। इससे ऊपर बढ़ रहा है मतलब आप सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बोरवेल का तो पानी हमारे इधर बहुत ही 7 pH खराब है, मतलब 7 पीएच गड़बड़ नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ, आपका समझ लो फर्टिगेशन पे जा रहे हैं, एसएसपी डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, काली मिट्टी है, तो महीने में एक बार 1000 पौधों को 1 लीटर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना है, पीएच कुछ भी हो। वो कब से शुरू करना है, मतलब 2-3 महीने से पौधा लगाने से, लगाने से शुरू हाँ। करना है? ब्लैक सॉइल है, पौधा लगे उसके पहले ही चला दो, तो वो जमीन पोरस हो जाएगी, उसको रेडी फूड मिल जाएगा जैसे आप प्लांट करोगे, और फिर हर 28 दिन में 1 लीटर चलाना है 1000 पौधे को। 200 लीटर पानी, 150 लीटर पानी में उसको डाइल्यूट करने के बाद, पहले पानी के साथ सल्फ्यूरिक, फिर पानी लंबे समय तक, फिर 2 दिन पानी बंद है। के दिनों में सर अभी जो अपने केमिकल दुकान वाले जो रहते हैं एग्रीकल्चर, हाँ, उन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट और एक दूसरा एक केमिकल देते हैं कि पोंगे में डालो। नहीं, वो सस्टोरेज बोल के जो बायो स्टेबलाइजर है, रानडे का, तो वो क्या बोलते हैं, वो दोनों घोल मिला के पोंगे में डालो, जो ऊपर उसका क्या फायदा हो सकता है? लेंथ ज्यादा था, उनका मानना है वैसे। ये चीजें ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ प्रमोटर है। आप ठंडे प्रदेशों में जाओ, आपको चाय नहीं आएगी, ठंडी चाय आएगी। क्यों? वो क्षेत्र का क्लाइमेट वैसा है, तो ठंडी चाय आपकी बॉडी को एनर्जी देगी, बियर, वाइन, विस्की। तो ये ग्रोथ प्रमोटर क्या करेगा, प्लांट को उत्तेजित करेगा, उसके सेल को डिवीजन करेगा, उसका फुटाव करवाएगा। पहले आपने आच्छादन किया, पानी का मेंटेन किया, बाउंड्री पर गन्ना घास की हाइट है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी हमने कुछ किया नहीं, पौधा लगाया है, उसकी जड़ें भी तोड़ रहे हैं चारों तरफ से, जब समय मिलता है, जब खाद दे रहे हैं, तो फिर आपको सभी तरह के ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत होगी, और आप पौधे को आर्टिफिशियल चलाओगे, जिसका फल निकलेगा वो एरर ही रहेगा।
शुद्ध फल नहीं होगा वो। कोशिश हम करें प्रकृति के साथ खेतों को चलाएं, इमरजेंसी लगे तो कुछ तत्कालिक यूज करें, जमीन की तैयारी ही वैसी करें कि हमें इमरजेंसी लगे ही नहीं। बाउंड्री गन्ना घास लगा के रखो, जब आपको केला लगाना है अक्टूबर में तो आप जून में गन्ना घास लगा दो बाउंड्री में, अच्छी बात है, वो आपके जानवरों के लिए भी भोजन है, फसल को एकदम सेफ रखेगा। ये चीजें आपको क्लाइमेट कंट्रोल मेथड से जाना पड़ेगा। इमरजेंसी है तो यूज भी करना पड़ेगा उन चीजों को, नहीं तो फसल बचेगी नहीं, समय परिस्थिति के हिसाब से। कभी कभार जब बहुत ही ज्यादा ठंडा आ जाती है तो उधर टेम्परेचर 8-10 डिग्री तक आ जाता है, तब कुछ मतलब जो अपने कुटार होता है सोयाबीन का गेहूं का, उसको जला के कुछ धूप वगैरह तैयार करके कुछ फर्क पड़ सकता है। धुएं से नमी चेंज होती है, ठंड चेंज होती है और चिलिंग इंजरी में भी फर्क आता है। धुआं होगा तो जलाना आपके हाथ में, हवा की झुर्री जो चलेगी 3 बजे रात को, वो उस धुएं को किधर ले जाएगी वो आपके हाथ में नहीं। उसके लिए भी आपको बाउंड्री पर गन्ना घास चाहिए, तो आपका धुआं खेत के अंदर रहेगा। धुआं भी कब काम करेगा, अल्टीमेट माइक्रो सर्जरी करोगे तो बाउंड्री पर गन्ना घास। बट बाउंड्री की लिमिट कितना होना चाहिए? एकदम घना और हाइट चाहिए 7-8 फीट की। खेत बड़ा है अगर तो उसकी बाउंड्री पे लगाएंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो हवा का प्रेशर है वो कितनी स्पीड से है, तो आप उसको एटलीस्ट 3-3 एकड़ पे 50 एकड़ है तो 3-3 एकड़ पे एक लाइन बना दी, तो पार्टीशन आ गया ना, फिर वो हवा उछली, फिर नीचे आते तक फिर एक टेपर आ गया, फिर टेपर आ गया, ऐसे ऊपर ही उछल के जाएगी। क्लाइमेट कंट्रोल पे ही जाना पड़ेगा। वो तो बहुत कंपल्सरी है क्योंकि अभी जिस हिसाब से वेदर चेंज हो रहा है तो किसान। और सबसे सही है बेम्बू की बाउंड्री, सबसे सही, हरा भी रहता है और हाइट भी 30-40 फीट की बाउंड्री होती है, तो जो अचानक हवा आती है वो आपके पेड़ पौधों को गिराएगी नहीं। ये हम गन्ना घास की बात कर रहे हैं, कम हवा की और ठंडी की। बेम्बू कर दिया तो आपके यहाँ तूफान आएगा, वो भी आपकी फसलों को सेफ रखेगा। बट बेम्बू के अंदर एक ड्रॉबैक है ना कि उसके हाफ ऑफ द हाइट तक फिर कोई दूसरी क्रॉप हो नहीं सकती। नहीं होगा तो उतना तो आपको एरिया उतना पैसा भी दे देता है। हाँ, पैसा साल पे कटेगा तो आपका 15 फीट इधर छूट गया, 15 फीट इधर छूट गया, तो 30 फीट का जो पट्टा छूट गया, इसका आपको पैसा देगा वो आपको। केले के किसानों को बहुत बड़ा एरर है, जब फल आता है उस समय टेका लगाना पड़ता है। वो भी काम और कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि एक भी केले के किसान के पास बाम्बू का पेड़ नहीं है, जबकि होना चाहिए। जो रास्ता है, रास्ते पर भी खेत रहते हैं और अंदर भी खेत रहते हैं, तो हर किसान के यहाँ एक मेड़ ऐसी रहती है जो बाहर के रास्ते की है। 3 मेड़ हो सकती है कि दूसरे किसान है, तो इस मेड़ पे तो लगाओ कम से कम, तो आपके खेत में टेके लगाने के काम में आए, गर्म हवा खेत के अंदर नहीं आए, एक्स्ट्रा इनकम इतना तो कर लो, वो करना चाहिए। 1 एकड़ में 50 पौधे लगते हैं कम से कम, आप वो बाहर के रोड पर लगाएंगे तो भी तो बहुत उत्पादन देते हैं 50 पौधे। 3 पीस देंगे एक साल में तो भी 150 पीस हुए पर ईयर। आप उसका पैसा कैलकुलेट करोगे तो आपको बेनिफिट देगा वो।